अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक फ्रेंडशिप बेस और कोठे से रिलेटेड स्टोरी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया मेरी जान है और यहाँ अच्छे इंसानों को जीने के लिए बुरा बनना पड़ता है, वरना ये दुनिया तुम्हें नोच कर खा जाएगी। लबों पर दिल खराश मुस्कुराहट सजाए बोल रही थी। जब ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं तो हम क्यों अच्छाई के डंके बजाएं। जहाँ हो वही खुश रहो ना। क्या कमी है यहाँ? पैसे ही पैसा है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इज्जत चाहिए, हानिया दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। जानी, चिल्लाओ तो नहीं। ये बेनज़ीर का बेरहम कोठा है और यहाँ चिल्लाने वाली लड़कियाँ बोलने से भी महरूम कर दी जाती हैं। और रही बात इज़्ज़त की, तो तुम्हें कौन सी इज़्ज़त चाहिए? हाँ, और किससे इज़्ज़त चाहिए? जिनकी तुम इज़्ज़त थी वो तुम्हें इस कोठे पर कौड़ियों के भाव बेचकर चले गए हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरे मामू और मुमानी हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। हानिया को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने आंसू से तर चेहरे को अपने दोनों हाथों से पीछे छुपा लिया था और घुटनों में सर दिए सिसक कर रोने लगी। वो ऐसा नहीं कर सकते। हानिया के लफ्ज़ टूट रहे थे। शायद बेहोशी की दवा अपना असर दिखा रही थी। मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे ये यहाँ से निकाल दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता। हानिया नीम बेहोशी में भी बड़बड़ा रही थी। दारिया ज़मीन पर बेसुध पड़ी हानिया की तरफ आई थी और उसके पास घुटनों के बल बैठकर धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे बाल एक तरफ हटाए थे और उसकी आंखों की नमी अपनी उंगलियों से पोरों से साफ़ की। इस दुनिया के लोग बहुत जालिम है मेरी जान। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता है। मैंने पिछले 5 साल में इस कोटे पर तुम जैसी बहुत सी मासूम ज़िंदगियाँ उजड़ती देखी हैं, मगर ना जाने क्यों तुमसे मुझे अपना अक्स नज़र आ रहा है। शायद तुम्हें भी मेरी तरह अपनों ने उजाड़ा है। दारिया दारिया। बानो दारिया को आवाज़ देती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसके कमरे की तरफ भागी थी। कोई जिन तो नहीं देख लिया तुमने जो यूँ बेलगाम घोड़े की तरह भागे जा रही हो? वो आया है। बानो दरवाजे पर रुककर तेज़ी से बोली थी। कौन? दरिया अनजान बनते हुए बोली थी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बानो, मैं किसी वो को नहीं जानती। दारिया सपाट लहजे में बोलती, अपना रुख सामने रखे आईने की तरफ मोड़कर अपने आप पर एक आखिरी नज़र डालकर बाहर की तरफ चल दी थी। तो क्या सोचा फिर तुमने? बानो उसके साथ साथ चलते हुए बोली थी। पता नहीं। दारिया बेतासुर चेहरे के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली। जी बेनज़ीर बोले। क्यों याद किया? दारिया किसी और की मौजूदगी को मुकम्मल फरामोश कर गई थी। ये बात सामने वाले के दिल पर तीर की तरह लगी थी। वो एक नज़र दारिया को देखकर अपनी नज़रों का रुख फेर गया। मौसूफ, आज तुम्हारा जवाब जानने आए हैं। तो क्या फ़ैसला है आपका? सामने बैठा खूबरू नौजवान अब खुद बोल पड़ा था। दारिया ने एक नज़र उसे देखा। क्या कुछ नहीं था इन नज़रों में? नफ़रत, गुस्सा, बेहिसी और ना जाने क्या। मेरी एक शर्त है, मुझे मंजूर है। सामने बैठा नौजवान फ़ौरन बोला था। आर्यन अब्दुल्ला, पहले शर्त सुन लो, बाद में कहीं तुम्हें अपनी ज़बान से पीछे न हटना पड़े। मुझे दारिया चाहिए और इसके लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम हानिया से निकाह कर लो। दारिया बोलकर खामोश हो गई थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? आर्यन लम्हा में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और दारिया के करीब आकर उसे बाजू से थाम कर अपने करीब करते हुए बोला था। तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। दारिया बेतासुर चेहरे से बोली थी। दारिया। आर्यन दहाड़ा था। दरवाजे के पीछे छिपकर बातें सुनती बानो इस गरिजदार आवाज़ से काँप गई थी। या अल्लाह, रहम कर इन पर। बानो के मुंह से फ़ौरन निकला था। इधर देखो मेरी आंखों में। आर्यन ने दारिया को दोनों बाजुओं से थाम कर अपने सामने किया था। तुम्हें मेरी इन आंखों में अपने लिए तड़प क्यों नहीं दिखती? क्यों इतनी बेहिस हो गई हो? जनाब, कोटे पर रहने वाली औरतें बेहिस ही होती हैं। दारिया, बीवी हो तुम मेरी। आर्यन खुद पर जब्त रखते हुए बोला था। उसका बस नहीं चल रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे और अपनी दारिया को लेकर कहीं और दूर चला जाए। बीवी थी, अब कोटे में नाचने वाली और मर्दों का दिल बहलाने वाली हूँ। बीवी तो इज़्ज़त होनी है ना, और नाचने वालियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। आर्या ने दारिया के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करके उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। दारिया, आर्यन दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था और पीछे दीवार पर ज़ोर से अपने दाएं हाथ का मुक्का मारने लगा था। अना अहबक, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। आर्यन ने अपना चेहरा दारिया के चेहरे के करीब लाकर उसके कान में सरगोशी की थी। अक्सर मिन कुल्ले नफसी, अपनी हर सांस से ज़्यादा। अरेबिक है क्या ये बंदा? तुम्हें यहाँ से तो मैं हर हाल में निकालूंगा ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आर्यन उसे दूर होता बोला और बाहर की तरफ चला गया था। दारिया ने ज़मीन पर गिरने उसके खून के कतरे देखे थे और दिल में सोचा, क्या तुम वाकई मुझसे? नहीं आर्यन अब्दुल्ला, तुम 5 साल बाद फिर सिर्फ मेरे दिल से खेलने आए हो। बानो बता रही थी कि आपके शौहर आपको यहाँ से लेने आए थे और
हानिया सोच सोच कर बोल रही थी। दारिया ने गौर से अपने सामने बेड को कोने पर बैठी लड़की को देखा था। हल्के नीले रंग की सादी सी शलवार कमीज के साथ उसने हमरंग दुपट्टा से अपना सर ढाँप रखा था। चेहरे पर भला की मासूमियत थी। 2 दिन मुसलसल रोने से उसकी आंखों के नीचे हल्के नुमाया हो रहे थे, मगर उसकी सुनहरी आंखें अब भी किसी का दिल मोह लेने के लिए काफ़ी थीं। वो 18-19 साल की सफ़ेद व गुलाबी रंगत की हसीन लड़की थी, मगर शायद इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ हुस्न काफ़ी नहीं है। नसीब से कोई नहीं जीत सकता। शायद तुम्हारे नसीब में यही था, या इस बेरहम दुनिया ने उसे तुम्हारा मुकद्दर बना दिया है। दारिया ने उसे देखते हुए दिन ही दिन में सोचा था। बानो ने सही कहा था, तुम वाकई आसमान से उतर कर आई कोई परी लगती हो। दारिया ने मुस्कुराते हुए बोला था। परियों का नसीब किसी कोटे की रौनक बनना होता है क्या? हानिया ने नम आंखों से दारिया को देखा। इन आंखों में सिर्फ शिकवा, सवाल और अपनों के धोखे की बेयकीनी थी। दारिया, आप अपने शौहर के साथ क्यों नहीं गईं? हानिया ने वहीं से अपनी बात शुरू की थी। मैं उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दारिया ने नज़रें फेरते हुए कहा था, मगर बानो बता रही थी कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इंसानों की मोहब्बत के पीछे भागना किसी शराब के पीछे भागने जैसा ही है। आखिर में सिर्फ तकलीफ़ और धोखे ही आता है। आपने ये क्यों बोला कि वो मुझसे निकाह कर लें? हानिया ने सवाली नज़रों से उसे देखा था। क्योंकि तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए। अपनों का धोखा सहने के बाद भी तुम अपनों की तलाश में हो। वो इंसान कम से कम तुमसे निकाह करके तुम्हें इज़्ज़त तो दे ही देगा। दारिया की नज़रों के सामने लम्हे के लिए उसका चेहरा आया था। वो और कानों में उसकी आवाज़ गूंजी थी, अना अहबक, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। आप तो उनकी बीवी हैं, तो आप किसी और से उनके निकाह के लिए कैसे कह सकती हैं उन्हें? कोटे पर रहने वाली औरतें किसी की बीवी नहीं होती, और जो मर्द अपनी बीवी का मुहाफिज ना बन सके, ऐसे मर्द की बीवी कहलाने से बेहतर है मैं कोटे वाली औरत कहलाऊँ। मुझे उन इंसानों से कोई इज्जत की भीख नहीं चाहिए जो खुद अपने नाम निहात इज्जत का मलबा अपने सरों पर सजाए घूम रहे हैं। मैं जहाँ हूँ बहुत मुतमईन हूँ। कम से कम यहाँ सब हकीकत है, कोई ख्वाबों की झूठी दुनिया नहीं है यहाँ जिसके बिगड़ने की तकलीफ़ हो। दारिया, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके शौहर आपको इस जहन्नम से निकालना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है बाहर की दुनिया जन्नत है? हाँ। दारिया ने सवालिया नज़रों से सामने बैठी हानिया को देखा था। कम से कम इस जहन्नम से तो बेहतर है। तुम क्यों दोबारा इस धोखे की दुनिया में जाना चाहती हो? मेरे मामू मुमानी के धोखे का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया बुरी है। अल्लाह की ये दुनिया बहुत खूबसूरत है दारिया। हाँ, कुछ लोग बहुत बुरे हैं, मगर इन बुरे लोगों में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। तुम्हें इस दुनिया से अभी भी अच्छे की उम्मीद है? दारिया ने बेयकीनी से अपने सामने बैठी लड़की को देखा था, जो उम्र में उससे छोटी थी, मगर उसकी बातें दारिया के दिल पर असर कर रही थीं। मुझे इस दुनिया वालों से नहीं, इस दुनिया को बनाने वाले से अच्छी उम्मीदें हैं। कुछ अच्छा नहीं होगा अब यहाँ, दारिया ने बेजारी से कहा था। नहीं, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, हानिया ने पुरयकीन अंदाज में कहा था। तो अल्लाह से तब बेहतर क्यों नहीं किया जब तुम्हें इस कोटे पर भेजा गया था? क्या वाकई इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती? हो सकती है, जो यहाँ पर हमारी कीमत लगाई जाती है। दारिया, अल्लाह इंसान को आजमाइश में डालकर उसका इम्तिहान लेता है कि क्या मेरा बंदा इस आजमाइश पर भी मेरा ही रहता है या मुश्किल देखकर मुझसे मुंह मोड़ लेता है। और मैं अपने अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इस दुनिया के इंसान के लिए सिर्फ उसका खुदा होता है, बाकी सब आर्जी है। कोई रिश्ता सगा नहीं होता। पता है, 5 साल की थी जब मेरी मामा एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह के पास चली गई थी, और मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली, तो मेरी नानी मुझे अपने पास ही ले आई। वो बहुत अच्छी थी दारिया। उनके होते हुए मुझे गर्म हवा तक ने भी नहीं छुआ था। वो कहती थी कि गुड़िया, अल्लाह ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, मगर कुछ लोग अपनी बुराई से इसे बुरा बना देते हैं। तुम कभी चंद लोगों की बुराई देखकर अपने रब से मायूस मत होना, वो बहुत मेहरबान है। और अल्लाह से ज़्यादा कोई इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। बस कभी कभी उसका इम्तिहान लेता है ताकि उसे अपने करीब और करीब कर सके। गुड़िया, आजमाइशों से भी कभी घबराना नहीं, साबित कदम रहना। हानिया बोल रही थी और दारिया खामोशी से सब सुन रही थी। आजमाइश, दारिया ने ज़ेरे लब दोहराया था। हानिया की बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि दारिया दरवाज़ा खोलती कमरे के बाहर निकल गई। दारिया, कहाँ जा रही हैं? हानिया पीछे से आवाज़ देती रह गई। दारिया कमरे के एक कोने में दीवार से टेक लगाए घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। चेहरा आंसू से तर था। आज उसे इतने सालों बाद उसके आंखों से बाहर बहते नजर की इजाज़त दी थी। वो वापस क्यों आया है? आखिर क्यों? जब छोड़ दिया था तो वापस क्यों आया? दारिया रोते हुए खुद से हम कलाम थी। आर्यान के आज के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। अना अहबक, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। दारिया ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई मोहब्बत नहीं करते हो तुम मुझसे, सिर्फ एक धोखा है। दारिया अपने कानों पर हाथ रखकर दबी दबी आवाज़ में चिल्लाती हुई वहीं ज़मीन पर लेट गई थी। तकलीफ़ थी कि बढ़ती ही जा रही थी। आर्यान, तुमने मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं जिस हाल में हूँ उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो।
दारिया खुद से बात करती कब माजी की यादों में खो गई उसे खुद अंदाजा ही नहीं हुआ। यार अमाया, ये तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? दारिया ने ग्राउंड के पास से गुजरते हुए चिप्स खाती अमाया के कान में सरगोशी की थी। अमाया ने सामने देखा तो आर्यन इतनी ठंड में खाली ग्राउंड की एक बेंच पर अकेला बैठा था और सामने वाले ग्राउंड में खड़ी लड़कियां उसको देखकर मुस्कुरा कर एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रही थीं। अमाया ने इन लड़कियों को घूरी से नवाजा और खामोशी से दबे पांव आर्यन के पीछे जाकर अभी वो आर्यन के कानों से उसका हैंडफोन खींचने ही वाली थी कि जब आर्यन ने अचानक उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। ना चश्मिश, सोचना भी नहीं, आर्यन बगैर पलटे ही बोला था। भाई व्हाट इज़ दिस? अमाया आर्यन के सामने आकर कमर पर हाथ रखते हुए मुंह फुलाकर बोली थी। अमाया देखने में 19-20 साल की लगती थी। सफ़ेद गुलाबी रंगत के साथ चश्मा उस पर खासा जचता था। व्हाट? आर्यन ने हेडफोन उतारकर उसे सवालिया नज़र से देखा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, आर्यन ने मोबाइल पर देखते हुए सपाट लहजे में कहा था। क्या? अमाया का इतना बड़ा मुंह खुलता देख के आर्यन ने अपनी जगह से उठते हुए उसके सर पर एक चपत लगाई थी। जो तुम्हारी छोटी सी अकल है ना, इस पर ज़्यादा जोर मत दिया करो। भाई, आपकी गर्लफ्रेंड? अमाया ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था। ज़्यादा शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है बुद्धू, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे गर्लफ्रेंड्स बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना जितनी लड़कियाँ मुझ में दिलचस्पी रखती हैं वो तो तुम्हें दिख ही रहा है। आर्यन एक तिरछी नज़र सामने ग्राउंड में खड़ी लड़की पर डालते हुए बोला था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमाया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए भर में उठाकर बोली थी। चश्मिश, अपनी ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो और चलो। दारिया दूर से खड़ी उन्हें को देख रही थी। था तो वो वाकई मगरूर अरबी शहजादा। माथे पर बिखरे गहरे भूरे बाल, सफ़ेद रंगत, चेहरे पर हल्की बढ़ी हुई शेव, देखने में वो एक खूबरू नौजवान लगता था। नेवी ब्लू पैंट के साथ इतनी ठंड में भी उसने हाफ स्लीव्स वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी कसरती बाजू झलक रहे थे। गले में हेडफोन लटकाए मोबाइल में मसरूफ़ वो दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह सा लग रहा था। दारिया ने दिल ही दिल में सोचा, 6 फीट प्लस तो होगी ही हाइट, और उसने एक बार भी उन लड़कियों को नहीं देखा, मतलब कुछ ज़्यादा ही मगरूर है। हाँ भाई, मगरूर तो होगा ही, अच्छा खासा हैंडसम है, लंदन से पढ़कर आया है, बाप की इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस है। अमाया के हर वक्त आर्यन का जिक्र करने से दारिया को अब तक सारा बायोडाटा याद हो गया था। शायद यही वजह थी कि आज आर्यन को पहली बार सामने देखकर खुद से ही हम कलाम हो गई थी। खानम की कॉल आई थी, कह रही थी कि आज ड्राइवर नहीं है तो मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हें पिक कर लूँ। अब अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो क्या हम चलें? आर्यन ने अमाया को चलने का इशारा किया था तो अमाया सोचों में डूबी सर हिलाती आर्यन के पीछे चलने लगी थी। उनको जाता देखकर दारिया होश की दुनिया में वापस आई। उफ दारिया, तूने कब से खुद से बातें करना शुरू कर दी हैं? दारिया ने अपना सर पर चपत लगाई थी। अमाया के नोट्स। दारिया की नज़र अपने हाथ में पकड़े अमाया के नोट्स पर पड़ी। उफ अल्लाह, ये पागल लड़की कल का पेपर कैसे याद करेगी? अमाया लिसन। दारिया अमाया को आवाज़ देती हुई उसके पीछे भागी थी। हाँ जी। अमाया दारिया की आवाज़ पर पलटी थी। आर्यन रुका था मगर पलटा नहीं था। अमाया की बच्ची, तुम्हारे नोट्स। दारिया ने अमाया के नोट्स उसके सामने किए थे। ओ मेरे अल्लाह, ये तो मुझे भूल ही गए थे बिल्कुल ही। अमाया ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए अपने ही सर पर चपत लगाई थी। उफ़, मुझे याद आ गया ना, अब ज़्यादा सदमा मत लगाओ और ये पकड़ो जल्दी, बाबा की कॉल आ रही है, शायद बाहर वेट कर रहे हैं। दारिया ने मोबाइल पर नज़र डालते हुए कहा, जो बजकर खामोश हो चुका था। वेट वेट वेट। अमाया ने जल्दी में मैं जाती हूँ दारिया का हाथ खींचकर उसे जाने से रोका था। भाई से तो मिलते जाओ। भाई, शी इज़ दारिया। इससे पहले कि अमाया आगे कुछ बोलती, आर्यन ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। या आई नो योर बेस्ट फ्रेंड। आर्यन मुड़ते हुए बेतासुर चेहरे से बोला था। अमाया के हर बार कॉल पर दारिया के जिक्र से आर्यन को उसकी सब लाइंस रट चुकी थी। आई डोंट थिंक वी बोथ नीड एनी इंट्रोडक्शन। आर्यन ने बोलते हुए दारिया को देखा था तो उसकी नज़रें वापस पलटना ही भूल गई थी। दारिया ने ब्लैक जीन्स के साथ घुटनों तक आती ऑफ वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी और ठंड से बचने के लिए कंधों के गिर्द शॉल डाल रखी थी। कमर तक आते बाल टेल पोनी में कैद थे और चंद आवारा लटे हवा से उड़कर उसके चेहरे पर इटखलियाँ कर रही थीं, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे करने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। सफ़ेद गुलाबी रंगत सुरमई आंखें जो देखने वाले को अपना शहर में कैद कर लेती थीं। आर्यन को वो आसमान से आई हुई कोई परी लगी थी, खूबसूरत परी। दिल में तो वो उसके तभी उतर गई थी जब आर्यन ने चंद महीनों पहले उसे एक लम्हे को उसकी झलक देखी थी और उसके एक लम्हे ने आर्यन अब्दुल्ला के दिल पर दारिया की मोहर लगा दी थी। दारिया अमाया के घर आई हुई थी। अमाया खानम के बुलाने पर कमरे से बाहर कुछ देर के लिए बाहर ही गई थी जब अमाया के मोबाइल पर आर्यन की कॉल आई। दारिया ने अमाया को आवाज़ दी मगर जब मोबाइल बार बार बज रहा था और अमाया नहीं आई तो दारिया ने खुद ही कॉल उठा ली। सॉरी, वो अमाया खानम के पास गई है,
कोई ज़रूरी काम था शायद। दारिया ने कॉल उठाते ही तेज़ी से बोला था। वीडियो कॉल थी, मगर दारिया ने एक नज़र भी सामने वाले को नहीं देखा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था यूँ किसी और की वीडियो कॉल पिक करके बात करना। अगर वो अमाया का मोबाइल ना होता तो वो कभी कॉल उठाती ही नहीं। आर्यन ने एक नज़र उस लड़की को देखा जो न जाने कहाँ हवा में देखकर बोल रही थी, और आर्यन के चेहरे को एक दिलकश मुस्कुराहट ने छुआ था। ओके, आर्यन ने सिर्फ इतना बोलकर कॉल कट कर दी थी। वो दारिया को मज़ीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, मगर इस एक लम्हे में मोहब्बत का जादू अपना असर दिखा गया था। मोहब्बत शायद इसी जज्बे का नाम है कि किसी को बगैर वजह के चाहने, महबूब की किसी अदा पर फिदा होने को तो सिर्फ बहाना है। मोहब्बत तो एक एहसास है जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही चला जाता है, और फिर महबूब की हर अदा खूबसूरत लगती है। अपने महबूब के रंग में रंग जाने को जी चाहता है। क्यों भाई? अमाया ने सोचते हुए सवाली नज़रों से आर्यन को देखा था। जैसे तुम्हारे मुंह से दारिया का जिक्र सुनकर मुझे इसके बारे में सब याद है, तो यकीनन इसे भी अब तक सब रट चुका होगा। आर्यन ने दारिया से नज़रें हटाते हुए कहा था। अब चलो, खाना में इंतज़ार कर रही होंगी, और मेरा ख्याल है इनको भी जल्दी थी जाने की। आर्यन ने दारिया की तरफ देखा था तो दारिया आर्यन की बात पर चौंकी। हाँ, जल्दी थी ना आपको? आर्यन ने दारिया को चौंकते देखकर सवाल किया था। हाँ नहीं, व्हाट? आर्यन ने सवालिया नज़र से उठाई थी। नहीं, मेरा मतलब है जी, पापा वेट कर रहे हैं बाहर। दारिया जल्दी में कहती कितनी तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। दारिया की बौखलाहट देखकर आर्यन दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था। दारिया, बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। वो जब अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो बानो दारिया को आवाज़ देती हुई अंदर आ गई थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। बानो ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट चलाई तो सामने का मंजर देखकर उससे झटका सा लगा था। कमरा पूरा बिखरा हुआ था और दारिया कोने में दीवार से लगकर लेटी हुई थी। चेहरा बाजुओं से ढाँप रखा था। दारिया, बानो ने दारिया के पास जाकर घुटनों के बल बैठते हुए उसे ऐसे से आवाज़ दी थी, तो दारिया माजी की यादों को झटकती सीधी होकर वहीं बैठ गई थी। बानो को इस वक्त उसकी हालत काबिल रहम लग रही थी। आंसू चेहरे पर खुश्क हो चुके थे। रोने से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। दारिया, ये क्या हाल बना रखा है अपना? बानो ने उसका चेहरा अपने हाथों से प्याले में लेते हुए फिक्रमंदी से पूछा था। बानो? दारिया ने लड़खड़ाती आवाज़ में बानो को पुकारा था। दारिया की ऐसी हालत देखकर बानो का दिल मुट्ठी में आ गया था। आज 5 साल बाद बानो ने दारिया को यूं तड़पते सिसकते देखा था। वो वापस क्यों आया है? दारिया रोते हुए बानो से लिपट गई थी। अल्लाह बेहतर जानता है मेरी जान, तुम वापस क्यों नहीं जा सकती उसके साथ? बानो दारिया के आंसू साफ करते हुए बोली थी। इस इंसान के पास कैसे जाऊं जो मुझे बेयारो मददगार छोड़ गया था? बानो, मैं 2 दिन 2 रातें भूखी प्यासी पागलों की तरह अपनी जान अपनी इज्जत बचाती सड़कों पर छुपती फिर रही थी। मैं जानती हूँ इसमें आर्यन का कसूर नहीं है, मगर उसकी मोहब्बत और इतनी चाहत के बाद भी वो मुझे क्यों नहीं ढूंढ सका? मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया है, मगर अब मैं इस 4 दीवारी में घुट घुट कर यहीं जीना सीख चुकी हूँ। मैंने तो उसी को अपना नसीब लिखा समझकर कबूल कर लिया है। हर रिश्ता, हर मोहब्बत, हर आस भुला दी है मैंने। ये ज़िंदगी कबूल करके अपने अंदर के हर एहसास का गला घोट कर जीना सीख गई हूँ मैं। तो वो इंसान अपनी मोहब्बत का चिराग लिए एक बार फिर मेरी अंधेरी होती ज़िंदगी को रोशन करने के लिए न जाने कहाँ से आ गया है। मगर बानो, मैं कैसे भूल जाऊँ सब कुछ? मुझे वो सिसक कर अपना रोना याद आता है। मेरा दिल वापस इस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जहाँ मुझे सिर्फ धुतकारा गया है। मैं चाहकर भी अपने नसीब पर लिखी स्याही नहीं मिटा सकती। आर्यन जैसे खूबसूरत दिल वाले इंसान की बेपनाह मोहब्बत का हिसार भी मुझे मेरे नसीब में लिखे एक अजाब से महफूज नहीं रख सका। मैं जानती हूँ मैं उसके पास वापस गई तो वो मुझे उसी मोहब्बत से कबूल कर लेगा जिस मोहब्बत से माजी में कबूल किया था। मगर बानो, मैं नहीं रह सकती। अगर दोबारा कुदरत ने ऐसा किया, कोई खेल खेला, तो मैं आर्यन की मोहब्बत से बिना मर जाऊँगी। इस मोहब्बत में गुजारा मेरी ज़िंदगी का 1 साल मुझे सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। दारिया ज़ार रो रही थी, सिसक रही थी। उसको यूँ तड़पता देखकर कोई पत्थर दिल इंसान भी आज पिघल जाता। दारिया मेरी जान। बानो की नम होती आंखों से आंसू टूटकर उसके रुखसार पर बहने लगे थे। बानो ने खामोशी से दारिया को अपने गले लगा लिया। बानो, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब मैं खुद को उसके और उसके मोहब्बत के काबिल ही नहीं समझती हूँ। दारिया ने बेदर्दी से उसके आंसू पोंछे कि नाकाम कोशिश की। मेरी जान, शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हें उसके जहन्नम से निकालना चाहता है। ना जाने उसने तुमसे जुदाई की ये 5 साल किस कर्ब में गुजारे होंगे। उसकी मोहब्बत को मज़ीद आजमाइश में मत डालो, उसको और मत तड़पाओ। उसकी आंखें चीख चीख कर तुमसे इश्क की गवाही देती हैं। उसके पास वापस चली जाओ दारिया। जो हुआ है इसमें ना तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही वो कसूरवार है। जो हुआ है होना शायद नसीब में ही लिखा था। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी तुम दोनों पर। अब अगर अल्लाह ने उसे तुम तक पहुंचाया है तो कोई ना कोई तो मसलहत होगी इसमें। शायद इसकी तड़प ने उसे तुम तक पहुंचा दिया।
दारिया, अल्लाह अपने बंदों को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर दिया है। तुम तो खुश नसीब हो दारिया, ऐसे मोहब्बत करने वाले नसीबों से मिलते हैं। अगर एक मोहब्बत बार बार तुम तक आ रही है तो उसे मत ठुकराओ। इसका बार बार इन बदनाम गलियों में आना, बेचैनी से तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करना, तुम्हारी दूरी में उसकी तड़प की गवाही देता है। उसके पास जाओ, उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मुझे यकीन है कि उसकी मोहब्बत तुम्हारा हर ज़ख्म भर देगी। बानो, एक बात बताओ, तुम्हारा कभी यहाँ से बाहर जाने को दिल नहीं किया? दारिया सवाली नज़रों से बानो को देखते हुए बोली थी। बानो ने अपने सामने बैठी लड़की को देखा। जामनी रंग के सादा से कमीज शलवार में उसकी सफ़ेद रंगत और भी निखरी हुई लग रही थी। सुरमई सहर अंगेज़ आँखें जो रोने से लाल हो गई थीं, इस वक्त शराब से ज़्यादा नशीली मालूम हो रही थीं। वो रोते हुए भी भला की खूबसूरत लग रही थी। नहीं, बानो ने अपने बाहर उबलते आंसू आंखों में ही कैद करते हुए बेतासुर चेहरे से जवाब दिया था। क्यों? दारिया ने दोबारा उसी अंदाज में सवाल किया। बाहर की दुनिया में जो समाज पर हम सवाल उठाते हैं, हम पर सवाल उठाता है, इस चार दीवारी की कोठी में इसी समाज के इज़्ज़तदार मर्द रात की तारीकी में हम बदनाम औरतों के दीदार को आते हैं। बानो चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट सजाए बोल रही थी। मैं तो इस दुनिया की ठुकराई हुई हूँ और मेरे पास यहाँ से बाहर जाने की कोई वजह नहीं है। मैंने इस बदनाम कोटे को ही अपना आशियाना समझ लिया है और बेनज़ीर ने मुझे ज़बान दी थी कि वो कभी महफिल में मेरी बोली नहीं लगवाएगी और बदले में मैं सारी ज़िंदगी उसके कोटे पर उसकी कनीज़ बनकर गुजारूंगी। दारिया आंसू बहाती उसे सुन रही थी। बानो खामोश हुई तो उसने मोहब्बत से दारिया के आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ़ किए और उसे गले लगा लिया। दारिया आंसू बहाती उसे सुन रही थी। बानो खामोश हुई तो उसने मोहब्बत से दारिया के आंसू अपनी उंगलियों के पोरे से साफ़ किए थे और उसके गले से लगा लिया। दारिया, मेरी जान, चली जाओ उसके पास। उसकी आंखों में जुनूनियत झलकती है। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकाल लेगा। अगर तुम खुद नहीं गई तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। हम पर ही रहम कर लो। वो जैसी कुछ औरतें हैं, औरतों के पास इस कोटे के अलावा छिपने की कोई और ठिकाना नहीं है। तुम जैसी इज़्ज़तदार औरतों के लिए ये कोठा एक गाली है, मगर शायद हमने इसको अपने नसीब का लिखा समझकर ये बदनाम की ज़िंदगी कबूल कर ली है। ये मर्दों की दुनिया है। यहाँ औरत चाहे जितना लड़े, मगर मर्द की हवस के आग उसे जलाकर राख कर देती है। इस कोटे पर तो चंद मर्द ही गंदी नज़रों बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मगर बाहर की दुनिया में इंसान नहीं, हैवान बसते हैं जो अकेली औरत को कभी इज्जत से नहीं जीने देंगे। बानो ने अपनी बात पूरी करके दारिया के चेहरे की तरफ देखा था। उस हसीन शहजादी के चेहरे का दर्द और आंखों में कर्ब देखकर बानो ने अपनी नज़र झुका ली थी। चलो उठो, बेनज़ीर ने तुम्हें अपने हुजरे में बुलाया है। मैं इसी का पैगाम देने आई थी। बानो अपनी आंखों में आई नमी को बेदर्दी से अपने हाथों से साफ करती उठकर खड़ी हुई थी। दारिया, उठ जाओ और अपना हुलिया कुछ दुरुस्त करके जाना, वरना बेनज़ीर 100 सवाल करेगी। जाते जाते बानो पलटकर दारिया को देखकर बोली थी। दारिया उसकी बात सुनकर अपने आंसू पोंछती उठकर बाथरूम की तरफ चली गई थी। अमाया गाड़ी में बैठते ही बोली, व्हाट? आर्यन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बिल्कुल अनजान बनकर बोला था। यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अमाया मुंह फुलाते हुए बोली थी। नो सीरियसली आई डोंट नो। भाई, आप दारिया के साथ इतना रूड क्यों होते हैं? शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो व्हाट? आर्या ने कंधे उचकाए हुए बोला था। अमाया लिसन, वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी नहीं, जो मैं उसके साथ बेतकल्लुफ़ी से पेश आता। भाई, अमाया ने गुस्से से दांत पीसे। व्हाट? आर्या ने अब की बार सवारी नज़र से अपनी लाडली बहन को देखा था। नथिंग। अमाया गुस्से में मुंह मोड़कर बैठ गई थी। अच्छा, चश्मिश आइसक्रीम खाओगी? आर्या ने अपने नाजुक मिजाज बहन को गुस्से में देखकर कहा था। जी। अमाया ने आर्यन की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। हाथ पर हाथ बांधे, मुंह फुलाए गाड़ी की विंडो से बाहर देखती आर्यन को वो बहुत मासूम लगी थी। वो थी भी तो मासूम, नाजुक मिजाज सी। आखिर बचपन से लाडो में पली थी। आर्या ने एक आइसक्रीम बार के सामने गाड़ी रोकी और आइसक्रीम के 2 कप गाड़ी में ही ले आया था। लो पकड़ो। आर्या ने गाड़ी में बैठते हुए कप अमाया की तरफ बढ़ाए। 2 क्यों? अमाया ने सवाली नज़रों से अपने भाई को देखा था। एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे गुस्से के लिए। अमाया ने चश्मे से पीछे से आर्यन को आंखें दिखाई थी। अच्छा बस ना, मूड ठीक करो अपना, वरना खानम कहेंगी कि उनकी लाडली को नाराज़ कर दिया मैंने। आर्या ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा था। भाई। अमाया गुस्से से चीखी थी। भाई व्हाट? आर्यन गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुस्कुराकर बोला था। सारे बाल ख़राब कर दिए हैं आपने मेरे। अमाया अपने बाल सेट करते हुए बोली थी। आर्यन अच्छे से जानता था कि अमाया को बचपन से ही बहुत चिढ़ होती है अगर कोई उसके बाल ख़राब करे तो, और यही चीज़ आर्यन को मज़ा देती थी। सब भाइयों का यही हाल है। अमाया आर्यन की सगी बहन तो नहीं थी, मगर आर्यन ने उसे बहुत नाजों से पाला था। सगी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत दी थी उसे।
थी भी तो वो कांच की गुड़िया, मासूम सी, नाजुक सी। आर्यन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और अमाया को शाहनवाज साहब ने गोद लिया था। अमाया को बचपन से ही सबकी मोहब्बत और शफकत मिली थी, मगर अभी अमाया सिर्फ 10 साल की ही हुई थी जब शाहनवाज साहब और सायमा एक प्लेन क्रैश में हादसे में अपने खल्के हकीकी से जा मिले थे। उनके बाद खानम ने ही आर्यन और अमाया की परवरिश की थी। खानम शाहविला की बहुत पुरानी मुलाजिमा थी, बहुत ही खड़ूस है अमाया का भाई। हैंडसम होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप सबके साथ इतना रूड बात करो। दारिया बालकनी में अपने झोले पर किताब लिए बैठी आर्यन के बारे में ही सोच रही थी और इस बात से मुकम्मल बेखबर थी कि सामने वाले घर में कोई टेरेस पर खड़ा उसे अपनी मोहब्बत भरी निगाहों के हिसार में लिए हुए है। अब ये कौन है? आज मेरी दोस्त की फैमिली दारिया के रिश्ते के लिए आ रही है। जहांगीर साहब ने सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए दारिया के सरप्राइज सर पर बम फोड़ा था। मामा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दें। दारिया ने जब से जहांगीर साहब की बात सुनी थी वो सारे घर में शाहीन बेगम के पीछे जले पैर की बिल्ली बनी फिर रही थी। दारिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हें जो बात करनी है अपने बाबा से करो, ये उनका फ़ैसला है। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हारी रुखसत तो करनी ही है ना। जितनी जल्दी अपने घर की हो जाओ उतना अच्छा है। क्या मतलब है मामा, ये घर मेरा नहीं है? दारिया सदमे से बोली थी। नहीं, ये घर तुम्हारे बाप का है। औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। शाहीन बेगम ने चाय का सिप लेते हुए कहा था। मामा, तो वो घर भी तो मेरे शौहर का होगा। मेरा घर कौन सा है? दारिया को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। उसने बामुश्किल अपने आंसू को जब्त किया था। इतने साल जिस घर में वो पली बड़ी, जिन माँ बाप ने उसकी परवरिश की, आज वो उसके बोझ की तरह अपने कंधों से उतारना चाहते थे। वो शादी से इनकार नहीं कर रही थी, बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, मगर शाहीन की उस बात ने उसे बहुत तकलीफ़ दी थी। बेटा, औरत की यही ज़िंदगी है। पहले बाप के घर में उसे अच्छी तरबियत दी जाती है और अगले घर के लिए तैयार किया जाता है और फिर शौहर के घर जाकर वो अपनी नस्लें संवारती है। मामा, तो औरत कहाँ है? उसकी मर्ज़ी, उसकी ख्वाहिशात। मैं कहाँ हूँ? अब की बार दारिया के आंसू पर बंदा बंद टूट गया था और उसके आंसू मोतियों की तरह उसके रुखसारों पर बह निकले थे। मेरी तालीम, मेरे ख्वाब, मेरा मुस्तकबिल, क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी पर इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं? शादी के बाद कर लेना पढ़ाई, जितना चाहो पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ने से किसने रोका है? शाहीन बेगम ने अपनी फूलों सी नाजुक बेटी को रोते देखा तो प्यार से समझाने लगी थी। मामा, अगर मेरे शौहर ने भी पढ़ने नहीं दिया तो? बाबा भी तो मुझे पढ़ाई मुकम्मल करने नहीं दे रहे हैं। जब मेरी अपने बाबा की नज़र में ही मेरी ख्वाहिश की, मेरे ख्वाबों की कोई अहमियत नहीं है, तो मैं एक ऐसे इंसान से कैसे उम्मीद रखूं जिसे मैं जानती तक नहीं हूं? मामा, मैं बाबा के फ़ैसले की बहुत इज़्ज़त करती हूं और मैं शादी से इनकार नहीं कर रही। मुझे बाबा की पसंद बगैर देखे ही कबूल है। वो जो कोई भी हो, मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ हंसी खुशी और सब्र शुक्र से गुजार लूँगी। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए खुद के लिए। मैं बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। सिर्फ 2 साल की तो बात है, प्लीज़। दारिया ने उम्मीद भरी नज़रों से माँ को देखा था। दारिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी इतना पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी? आखिर तो तुमने भी वही चूल्हा चौका करना है। शाहीन बेगम अपनी बात मुकम्मल करके चाय का खाली कप ट्रे में रखकर किचन की तरफ चली गई थी। दारिया वहीं अपनी उम्मीदों की किरचियाँ लिए खड़ी रही। दारिया अपने कमरे में बेड पर औंधे मुंह लेटी रोने में मसरूफ़ थी जब उसके पास रखा मोबाइल बजा। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, मगर जब मोबाइल पर लगातार किसी की कॉल आती रही तो उसने तंग आकर अपने पास रखा मोबाइल उठाया था। मोबाइल पर नज़र डाली तो अमाया की कॉल थी। दारिया ने सीधे होकर बेड क्रॉन से टेक लगाकर बैठते हुए अपने पास रखे दुपट्टे से बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगा लिया था। जी, दारिया इतना ही बोल सकी थी। दारिया मेरी जान, तुम रो रही हो क्या? अमाया फ़ोन पर दारिया की रोहासी आवाज़ सुनते ही तड़प कर बोली थी। नहीं नहीं तो। दारिया के खुश्क होते आंसू एक बार फिर पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके रुखसारों पर बह निकले थे। अमाया ने दोस्त होकर भी फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही उसके दर्द को महसूस कर लिया था, मगर उसकी माँ अपने सामने रोती हुई बेटी का दर्द नहीं समझ सकी, या शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। नहीं, तुम रो रही हो, तुम्हारी आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा है, अमाया बेचैनी से बोली थी। मुझे तो मोबाइल। आर्यन ने अमाया के हाथ बात सुनते ही उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल स्पीकर पर लगाई थी। अमाया सुबह से दारिया को कॉल कर रही थी, मगर दारिया फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अब अमाया ने कार में बैठते ही दारिया को कॉल की तो 2-3 बैल के बाद दारिया ने फ़ोन उठा लिया। अमाया, बाबा के दोस्त के घर वाले अपने बेटे के लिए आज मेरा रिश्ता देखने आए थे। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बाबा ने आज मुझे यूनिवर्सिटी भी नहीं आने दिया। इस जुमे निकाह है और अगले महीने के शुरू में रुखसती। दारिया एक ही सांस में अपनी बात पूरी करके खामोश हो गई थी। अब फ़ोन पर सिर्फ उसकी सुस्कियाँ ही सुनाई दे रही थीं। आर्यन ने फ़ोन पर दारिया की रोती आवाज़ सुनकर मोबाइल गाड़ी की डैशबोर्ड पर पटक दिया था। भाई, अमाया रुहासी होते हुए बोली थी। आर्यन खामोश रहा और अमाया के घर छोड़कर अपने दोस्त हारिस के घर चला गया, जो बिल्कुल दारिया के घर के सामने था। ओहो,
आर्यन जब से आया था गुस्से से कमरे में यहाँ से वहाँ फिर रहा था। हारिस कब से खामोश बैठा अपने जिगरी यार को देख रहा था। यार, क्या तू जले पैर की बिल्ली बना यहाँ से वहाँ भटक रहा है? बात क्या है ये तो बता दे। आर्यन सामने मेज़ पर रखा पानी का जग उठाकर दीवार पर मारते हुए गुस्से से दहाड़ा था। दूसरे का नुकसान क्यों कर रहे हो? हारिस उसकी सिसकियाँ मेरे दिल में किसी खंजर की तरह उतर रही थीं। किसी और के साथ उसके निकाह का सुनकर मेरी रूह काँप गई थी। अगर वो किसी और की हो गई तो? आर्यन ने तड़पती नज़रों से हारिस को देखा था। इस वक्त आर्यन एक एक लफ्ज़ से दारिया के लिए मोहब्बत झलक रही थी। वो पूरी तरह दारिया की मोहब्बत के समंदर में डूब चुका था। यार, अभी निकाह की बात हुई है, निकाह तो नहीं हुआ ना? तो बात तो कर उससे। अभी तो वो मेरी तरह मोहब्बत से बिल्कुल अनजान है। अभी तो वो तेरी मोहब्बत से बिल्कुल अनजान है। मुझे यकीन है वो तुझे ना नहीं करेगी। हाँ, मैं उसको मना लूँगा। आर्यन सोफे पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों में लेकर ज़ब्त से बोला था। वो खुद नहीं जानता था कि वो हारिस को बता रहा है या ख़ुद को यकीन दिला रहा है। दारिया आज भी मामूल के मुताबिक टेरेस पर अपने झूले पर किताब लिए बैठी थी, मगर आज वो खला में किसी अनजाने नुक्ते को घूरे जा रही थी और आंखों से आंसू ज़ारोज़ार उसके रुखसार पर बह रहे थे। दारिया इस बात से अनजान थी कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सामने अंधेरे में गुम टेरेस पर खड़े आर्यन के दिल में उतर रहे हैं। या अल्लाह, मैंने आज तक किसी की ज़िद नहीं की आपसे। मामा बाबा की डेथ पर भी सब्र कर लिया मैंने, मगर प्लीज़, वो मेरी रूह में बस चुकी है, उसे मेरा कर दें। मैं उसके नाम के साथ किसी दूसरे शख्स का नाम जुड़ता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा। आर्यन ने आंसू से तर चेहरा ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए दुआएं में हाथ उठाए और वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। काफ़ी देर खामोशी से आंसू बहाने के बाद आर्यन ने सिसका लेते हुए अपना चेहरा हाथों के प्याले में छुपाकर वहीं ज़मीन पर सजदे में झुक गया था। कभी कभी इंसान की ज़बान के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मगर उसकी आंखों से बहते खामोश आंसू उसके दिल की बात रब तक पहुँचा ही देते हैं, और वो रब तो दिल के हाल बखूबी जानता है। दारिया मेरी जान। अमाया दूर से दारिया को देखती उसकी नज़र तरफ दौड़ती हुई आई थी और उसे गले से लगा लिया था। दारिया यूनिवर्सिटी के गेट पर ही अमाया का इंतज़ार कर रही थी। दारिया को अपने दोस्त के कंधे का सहारा मिला तो उसके आंसू से एक बार फिर आंखों से बह निकले थे। सामने कार के पास खड़ा आर्यन पलके झपकाए बिना दारिया को देख रहा था, जिसमें उसकी जान बसती थी। तू इश्क मन हस्ती, दिस इज़ नॉवल नेम। मेरी मोहब्बत हो तुम। आर्या ने शिद्दत से अपनी आंखें बंद करते हुए दारिया की आंखों के बहते हुए आंसू को दर्द अपनी रूह में उतारता महसूस किया था। उसने धीमे से अपने होठ हिलाते हुए कहा था, तुम्हारी आंखों से बहते ये आंसू बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है मेरे लिए दारिया, तुम्हें तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। आर्यन ज़बत से मुंह मोड़ता गाड़ी में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी। दारिया की वो सुरमई आंखें जो सारी रात रोने से सूज गई थीं, बार बार आर्यन के सामने आ रही थीं और उसकी सिसकियाँ आर्यन के कानों में गूंज रही थीं। दारिया क्लास में थी जब उसका मोबाइल बज रहा था। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी तो दारिया ने उठाना ज़रूरी नहीं समझा था, मगर जब मोबाइल बजना बंद हुआ तो अमाया ने मुँह फुलाकर दारिया को देखा था। यार, कॉल उठा लो ना जाने किसको इतनी बेचैनी मची हुई है। वैसे भी अभी प्रोफेसर साहब के आने में कुछ टाइम है। दारिया इस्बात में सर हिलाती मोबाइल उठाकर क्लास से बाहर आ गई थी। अभी उसने क्लास से कुछ दूर आकर कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आप? दारिया हकलाती हुई बोली थी। हाँ मैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। आर्यन उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगा, मगर दारिया अपनी जगह से नहीं हिली थी। दारिया ने झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। क्या बदतमीज़ी है ये, और मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ। इस वक्त सबका क्लास में लेक्चर हो रहा था, शायद यही वजह थी कि बरामदा बिल्कुल खाली था। दारिया, आर्यन गुस्से से दबी आवाज़ में चिल्लाया था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। तुम नहीं चली तो मैं उठाकर ले जाऊँगा, फिर बाद में मुझसे कोई गिला नहीं करना। आर्या ने दोबारा उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया था, तो इस बार दारिया ने उसे रोका नहीं, मगर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया था। हाथ छोड़ें आप, मैं खुद चल रही हूँ। दारिया ने अमाया से काफ़ी बार सुना था कि आर्यन बहुत जुनूनी किस्म का इंसान है, कभी कहीं भी कुछ भी कर गुजरता है। जी बेनज़ीर, आपने बुलवाया था? दारिया दरवाजे को खोला देखकर बगैर नॉक किए अंदर आ गई थी। बेनज़ीर ने हुक्का पीते हुए एक तेज़ नज़र दारिया पर डाली थी। शबीर, तुम ज़रा बाहर जाओ। बेनज़ीर ने अपने खादिम को बाहर जाने का इशारा किया था। जी बड़ी सरकार। शबीर एक खबीज़ नज़र दारिया पर डालकर बाहर निकल गया था। दारिया, मुझे तुमसे यहाँ तुम्हारे शौहर से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे अच्छे दाम दे रहा था तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, मगर अब जब तुमने इनकार कर दिया है, कीमत तो तुम्हारी अब भी लगेगी। कल रात महफिल सजेगी और जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा तुम उसकी मलकियत हो जाओगी।
बस तुम्हारी इस जुनूनी आशिक के इरादे ठीक नहीं लगते हैं मुझे। कल कहीं कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना कर दे। अमीरज़ादा है आखिर, और ये अमीरज़ादे अपनी दिल्लगी का सामान इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अगर कल उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बशीर की बंदूक की सारी गोलियां उसके जिस्म के आर पार हो जाएंगी। अगर तुम अब भी अपना फ़ैसला बदलना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम अब भी अपने शौहर के पास जा सकती हो, मुझे बस पैसे से मतलब है। क्या कहा आपने? आर्यन ने मेरी कीमत लगाई है? दारिया ने बेयकीनी से बेनज़ीर को देखा था। सिर्फ कीमत नहीं, वो तो तुम्हारी औकात से ज़्यादा ही कीमत दे रहा है। बेनज़ीर आंखों में चमक लाते हुए बोली थी। अगर कीमत लगानी है तो मैं अपने शौहर के घर जाऊं या किसी और के हुजरे में, क्या फ़र्क पड़ता है? बुलाएं उस आर्यन अब्दुल्ला को और लगाएं कीमत मेरी, मैं तैयार हूँ। दारिया अपनी बात ख़त्म करके रुकी नहीं थी। उसके जाते ही दरवाजे के बाहर खड़ा शब्बीर खबासा से मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। कैसे ना आती अपनी औकात पर, है क्या इसकी औकात? वैसे सरकार, इसका शौहर आशिक लगता है। शब्बीर ने धीमी आवाज़ में सरगोशी की थी। मोई सोने के कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है, जो इस कोठे में आने के बाद भी इसका शौहर इसके इश्क में गिरफ्तार होकर इन बदनाम गलियों तक पहुंच गया है। वरना कौन मर्द ऐसी औरतों को घर की इज्जत बनाना चाहता है? बेनज़ीर रश्क करते हुए बोली थी। सरकार, क्या मालूम इसकी हवस की प्यास इसे यहाँ तक लाई हो। शब्बीर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला था। वैसे बहुत बेगैरत है तो शब्बीर, बेनज़ीर कहका लगाते हुए बोली थी। जी बोलें। आर्यन सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकल गया तो दारिया भी उसके पीछे गाड़ी से बाहर आ गई थी और सवाली नज़र से देखते हुए बोली, अना अहबक, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। आर्यन ने दारिया के कान के करीब जाकर सरगोशी की तो दारिया एक झटके से उससे पीछे हुई थी। आर्यन के यूं अचानक करीब आने से वो अंदर तक काँप गई थी और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसके कानों से सीधा उसके दिल में उतर रहे थे। जुमे को निकाह है मेरा आर्यन? दारिया जब्त करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली थी। दारिया, मैं अंकल आंटी को मना लूँगा, बस तुम हाँ बोल दो। मैं इसी जुमे को ही तुमसे निकाह कर लूँगा, बल्कि मैं आज ही निकाह कर लूँगा। अगर तुम राज़ी हो तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आर्यन बोलते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और उसके हाथ में अपने हाथ थाम लिए। वो बिल्कुल नन्हा सा बच्चा लग रहा था जो इस वक्त अपने मनपसंद खिलौने के लिए तरस रहा हो। दारिया उसका जुनून देखकर रुहासी हो गई। आर्यन ने अपनी पेशानी अपने हाथों में उसकी पेशानी उसके हाथों में थामते हुए उसके हाथ पकड़ टिका दी थी। इश्क की हद तक चाहता हूँ मैं तुम्हें दारिया, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ। यकीन करो, मैं गर्म हवा को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहकर दारिया के हाथ पे जज्ब हो गए थे। आर्यन के आंसू से दारिया अंदर तक तड़प गई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मर्द उसकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो जाएगा, और आर्यन उसका तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। आर्यन, दारिया ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर अपनी उंगलियों के पोरे से उसके आंसू साफ किए थे। आर्यन, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। अगर अब आप बाबा से मेरा रिश्ता मांगेंगे तो वो समझेंगे कि मैं अमाया से दोस्ती की आड़ में आपसे मोहब्बत का चक्कर चला रही थी, और मेरे किरदार पर ऐसा दाग लग जाएगा जो आपकी मोहब्बत भी नहीं धो सकेगी। मुझे इस दुनिया के लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है, जो सोचना है सोचे, मुझे बस तुम चाहिए मेरी दारिया। आर्यन मोहब्बत की शिद्दत से बोला था। मेरी दुनिया तुम हो दारिया, क्या कुछ नहीं? आर्यन के इन लफ्ज़ों में मोहब्बत, जुनूनियत, उसका एक एक लफ्ज़ दारिया के दिल पर असर कर रहा था। आर्यन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? आर्यन ने गुस्से में खड़ा होते हुए अपने हाथ का मुक्का गाड़ी की हेडलाइट पर दे मारा था। अचानक शीशा टूटने की आवाज़ से दारिया ने अपने कानों पर हाथ रखकर उन आंखें बंद कर ली थीं। आर्यन प्लीज़, दारिया रोते हुए बोली थी। मैं तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यन ज़ोर से दहाड़ा था। दारिया ने आर्यन की तरफ देखा तो उसके हाथ से खून के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। आर्यन, आपके हाथ से खून बह रहा है। दारिया आगे बढ़कर उसका हाथ देखने लगी तो आर्यन ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती दारिया? मैं पिछले कई सालों से लंदन में था, शायद कभी वापस भी नहीं आता। अमाया और खानम को भी वहीं अपने पास बुलवा लेता, मगर जब से मैंने उस दिन वीडियो कॉल पर तुम्हें देखा, तुम्हारी एक झलक से मोहब्बत हो गई मुझे। सिर्फ तुम्हारे लिए पाकिस्तान आया हूँ मैं। आर्यन अपने हाथ से बहते खून से बिल्कुल बेपरवाह खड़ा था। फिक्र थी तो उसे सिर्फ दारिया की, अपनी मोहब्बत दूर जाने की। आर्यन, आपको आपकी मोहब्बत चाहिए, मेरा साथ चाहिए। आपको मेरी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है? इज़्ज़त ही देना चाहता हूँ मैं तुमसे निकाह करके। मेरे लिए सबसे पहले तुम, और मैं ख़ुद भी अपने लिए तुम्हारे बाद हूँ। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? दारिया ने नम आँखों से आर्यन की लाल होती आंखों में देखा था। मैं खुद नहीं जानता कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया था। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर
था जो दारिया को खुद में डूब जाने की दावत दे रहा था। दारिया ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख सकी थी तो उसने अपनी नज़र झुका ली थी। आर्यन प्लीज़ मुझे भूल जाएं और जो हो रहा है वो होने दें। मैं आपसे निकाह कर अपने किरदार पर हर्फ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। अगर तुमसे मोहब्बत का यही अंजाम है तो मुझे कबूल है, लेकिन एक बात याद रखना, आर्यन अब्दुल्ला आज भी दारिया का है और आखिरी सांस तक दारिया का ही रहेगा। आर्यन अपने आंसू पोंछता गाड़ी में बैठ गया था। चलो, आर्यन अपनी जेब से रुमाल निकाल कर अपने हाथ पर बांधते हुए बोला था। दारिया खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता आर्यन ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था और दारिया मुसलसल आर्यन के हाथ को देख रही थी। या मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। एक तरफ मेरे माँ बाप हैं जो मेरे फ़र्ज़ के बोझ से अपने कंधे हल्का करना चाहते हैं और एक तरफ ये इंसान है जो मेरे लिए हर हद से गुजरने को तैयार है, मगर मैं अपने माँ बाप के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करना मेरे रब। दारिया ने दिल ही दिल में दुआ की थी। आर्यन उसे यूनिवर्सिटी के बाहर ही छोड़कर चला गया था। दारिया क्लास में वापस आई तो अमाया ने उसकी आंखें दिखाई। दारिया की बच्ची, कहाँ गुम हो गई थी तुम? कुछ ज़रूरी काम था, दारिया ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा था। लेक्चर नहीं लेना था क्या तुमने? अमाया ने दांत पीसते हुए कहा था। क्या करूँगी लेक्चर लेकर, वैसे भी आज पापा की बहुत मिन्नतें करके यूनिवर्सिटी आई हूँ। जुमे को निकाह है और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म। दारिया बेतासुर चेहरे किस्से कहती हुई अमाया के पास ही बैठ गई थी। ज़िंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है कि उसका कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। बानो ने बताया है कि आप अपने शौहर के साथ जा रही हैं। आज दारिया हानिया से मिलने नहीं गई तो हानिया बानो के बताने के पर खुद दारिया से मिलने आ गई थी। हाँ, दारिया ने खिड़की के पास खड़े होकर बगैर मुड़े ही जवाब दिया था। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हानिया आगे बढ़कर दारिया के बराबर में ही खड़ी हो गई थी और बाहर देखने लगी थी, जहाँ दूर दूर तक हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बिल्कुल सुनसान इलाका था वो, कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं थी। ऊपर खुले आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। ये इतनी बड़ी ज़मीन इंसानों ने ही इंसानों के लिए कितनी तंग कर दी है, मगर ये खुला आसमान किसी के लिए तंग नहीं हुआ। हम जैसों के लिए, जिनके लिए कहते हैं कि ना सर पर छत हो वरना पैरों तले ज़मीन, गलत कहते हैं। ये आसमान ही हमारी छत है और इस छत से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और कोई छत नहीं दे सकती है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हानिया ने बोलते हुए अपनी शहादत की उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया था। और यकीन करें, अल्लाह किसी पर अपनी ज़मीन पर वह आसमान तंग नहीं करता। उसकी ज़मीन बहुत वसी है, वो हमारे लिए भी बेहतर का रास्ता निकाल देगा। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस जहन्नम से निकल जाओगी? दारिया ने सवाली नज़र से हानिया को देखा था। मेरा मुहाफ़िज़ अल्लाह है और जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह हो उसे दुनिया के लोगों से क्या डर। अगर तुम यहाँ से ना निकल सकें तो? हानिया ने ज़ख्मी मुस्कुराहट से जवाब दिया, तो जो मेरे रब की रज़ा में है उसी पर मैं भी राज़ी हूँ। दारिया, दारिया। बानो जल्दी में दारिया को पुकारती हुई उसके कमरे से भागी हुई आई थी। क्या हो गया है? दारिया ने बानो को हाँफते काँपते देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई। गज़ब खुदा का, कल सुबह तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ रहा है। और क्या? दारिया ने बेचैनी से पूछा था। बेनज़ीर कल महफिल में हानिया की बोली लगाने वाली है। उसने मुझे भेजा है कि मैं कल के लिए हानिया को तैयार करूं। ये क्या बकवास है? हानिया अभी बच्ची है, दारिया गुस्से से चिल्लाई थी। मैं खुद बेनज़ीर से बात करती हूँ। दारिया जाने लगी तो बानो ने उसका बाजू पकड़कर उसे वापस खींचा था। दारिया, तुम भी जानती हो, जो बेनज़ीर के फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। तो क्या करेंगे हम? क्या हम खामोश बैठकर हानिया का तमाशा देखें? मेरे पास एक तरकीब है, बानो कुछ सोचते हुए बोली थी। दारिया ने सवाली नज़र से बानो को देखा। तुम भाग जाओ यहाँ से। क्या पागलपन है, मारी जाएगी वो। यह गुस्से से बानो को देखते हुए बोली थी। दारिया, और कोई रास्ता नहीं है, हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है। हानिया छोटी है अभी बहुत, मैं आज रात ही हानिया को भगा दूंगी। मुझे बाहर से सब रास्ते अच्छे से मालूम हैं। और तुम? दारिया ने बानो का हाथ थाम कर सवालिया नज़रों से उसे देखा था। अगर पकड़ी गई तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी हानिया को इस जहन्नम से बहुत दूर भेज दूंगी। और मेरा क्या? मेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो ऐसे ही सही, बानो ने अपने चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट लाते हुए कहा था। और अगर ना पकड़े गए तो तुम लोग, तो क्या तुम भी हानिया के साथ ही भाग जाओगी? दारिया खोजती हुई नज़रों से बानो को देखते हुए बोली थी। नहीं, मैं भागकर भी कहाँ जाऊँगी, बानो मायूसी से बोली थी। तो हानिया कहाँ जाएगी? दारिया ने फिक्रमंदी से पूछा था। उसका एक हल है, अगर तुम हानिया के साथ भाग जाओ तो तुम अपने शौहर के घर चली जाना। तुम्हारा शौहर तो वैसे भी रईस ज़्यादा है, वो बेनज़ीर को भी संभाल लेगा। बानो के कुछ सोचते हुए बोला था। और भागना कब है? दारिया ने हानिया को अपने साथ लगाते हुए पूछा था। आज रात। मैं कोटे के पिछले हिस्से तक तुम्हारे साथ आऊँगी, उसके बाद अल्लाह के अमान में। बानो अपनी बात पूरी करके हमदर्दी भरी नज़रों से उसको देखते हुए बाहर निकल गई थी। दारिया कमरे में अपने ख्यालों में गुम बैठी थी। जब उसका मोबाइल बजा तो दारिया ने बगैर नंबर देखकर कॉल उठा ली थी। दारिया, मैं आपसे कल मिलना चाहता हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को वो अच्छे से पहचानती थी। हाजिर
कल रात को हमारा निकाह है, इसके बाद मिल लीजिएगा। मुझे निकाह से पहले एक बार तुमसे मिलना है, एक बार प्लीज़। वैसे भी तुम अपने होने वाले शौहर से मिलने आ रही हो, किसी अनजान आदमी से नहीं, तो ये इतनी हिचकिचाहट क्यों? ओके। दारिया ने हामी भरकर मोबाइल बंद कर दिया था। हाशिर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी नज़र से दारिया को अजीब सी उलझन होती थी। हाशिर यूनिवर्सिटी में दारिया का सीनियर था और एक बार पहले भी उसने दारिया को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर दारिया ने तब साफ इनकार कर दिया था। इस बार उसने अपने वालिद और जहांगीर साहब की दोस्ती का फ़ायदा उठाकर दारिया का घर रिश्ता भेज दिया, जिसे जहांगीर साहब ने बगैर किसी एतराज़ के कबूल कर लिया। दारिया ने एक नज़र अपने हाथों पर लगी मेहंदी देखी और उसकी आंखों के सामने आर्यन की नम आँखें आ गई थीं और उसके कानों में आर्यन के अल्फाज गूंजे थे, जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। दारिया की आंखों से आंसू टूटकर उसके रुखसारों पर बह गए। दारिया सुबह शाहीन बेगम की मिन्नत समाजत करके घर से निकली थी कि यूनिवर्सिटी में कोई ज़रूरी काम है, बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। जहांगीर साहब घर नहीं थे तो शाहीन बेगम ने बेटी का भुजा चेहरा देखकर जाने की इजाज़त दे ही दी। दारिया, हानिया, मैं इससे आगे तुम दोनों का साथ नहीं दे सकती, भाग जाओ यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। दाएं तरफ जंगल है और वहाँ से सीधा जाओगी तो हाईवे पर पहुंच जाओगी। बानो अभी उन्हें हिदायत दे ही रही थी जब कोठी की सारी बत्तियां रोशन हो गईं और अंदर शोर मच गया था। बानो ने जल्दी जल्दी उन्हें सहारा देकर दीवार पर चढ़ा दिया। बानो वही खड़ी थी जब शब्बीर ने पीछे से आकर उसकी गर्दन दबोची। बेगैरत औरत! शब्बीर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ बानो के चेहरे पर रसीद किया तो बानो दीवार से जा टकराई थी और उसके सर और होठों के पास से खून बहने लगा। तुझे तो मैं, शब्बीर कहर आलूद नज़रों से बानो को देखते हुए उसके बाजू को पीछे से पकड़कर मरोड़ा था। बदबक! बड़ी सरकार तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला देगी। थू है तुझ पर और तेरी इस बड़ी सरकार पर। बानो ने अपना बाजू शब्बीर की गिरफ्त से आज़ाद करवाकर उस पर थूका था। तुम जैसे हैवानों में रहने से अच्छा है कि मेरी बोटियां कुत्ते खा जाएं। बानो चिल्लाई थी। बहुत शौक है ना लड़कियों को भगाने का तुझे? खातून, जा तू भी दफ़ा हो जा। शब्बीर ने अपनी जैकेट की जेब से चाकू निकालकर बानो के जिस्म के आर पार कर दिया और बानो दर्द से कराती हुई वहीं ज़मीन पर गिर गई। अल्लाह! बानो ने दर्द से पुकारते हुए तकलीफ़ की शिद्दत से बंद होती आंखों से आसमान की तरफ देखा। शब्बीर उसे वहीं छोड़कर अपने बंदों को लेकर दारिया और हानिया के पीछे भागा था। हाशिर, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। दारिया ने दूसरी बार हाशिर को कॉल की थी। आधा घंटा हो गया था मगर हाशिर अब तक नहीं आया था। दारिया को इस सुनसान जगह पर खौफ आ रहा था। अभी वो हाशिर से बात कर ही रही थी जब किसी ने पीछे से आकर उसके मुँह पर रुमाल रख दिया। दारिया ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की बहुत कोशिश की मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। चंद मिनट में ही वो बेहोश होकर उस अजनबी की बाहों में झूल गई थी। दारिया, मैं और नहीं भाग सकती, हानिया ने दरख्त का सहारा लेते हुए कहा। हानिया मेरी जान, भागना पड़ेगा। अगर हम इन दरिंदों के हाथ लग गए तो वो हमें नोच कर खा जाएंगे। दारिया हानिया को सहारा देते हुए भागने ही लगी थी जब गोली चाली और दारिया की चीख पूरे जंगल में गूंजी थी। हानिया ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकते हुए दारिया को मजबूती से थाम लिया था। दारिया के दाएं कंधे पर गोली लगी थी। दारिया ने बाएं हाथ से अपने बाजू का खून रोकने की नाकाम कोशिश की और हानिया को भागने का इशारा किया। हानिया, अगर मैं पीछे रह जाऊं तो मुड़कर मत देखना। मैं आपको छोड़कर कैसे भाग जाऊं? हानिया सिसके लेते हुए बोली थी। सिर्फ तुम्हारे लिए इतना खतरा मोल लिया है हमने। इतने सालों से हम जिस जिंदान में कैद थे, आज तुम्हारी आज़ादी के लिए हमने अपने कदमों में लगी बेड़ियां तोड़कर इस जिंदान से भागने की जरूरत की है। हमारी कुर्बानी रायगा मत जाने दो। तुम दाएं तरफ से भागो और मैं बाईं तरफ से भागती हूँ। बानो ने कहा था कि जंगल ख़त्म होकर हाईवे आएगा, कोई ना कोई तो तुम्हें बता ही देगा। शाह विला, आर्यन अब्दुल्ला का घर कहाँ है? कराची में शाह विला का तो हर एक को ही पता होगा। दारिया ने दर्द से कराहते हुए कहा था। लोगों की आवाज़ें करीब आने लगीं तो दारिया ने हानिया को भागने का इशारा किया। तुम भागो, मैं इन लोगों को गुमराह करती हूँ। हानिया रोते हुए भागने लगी थी। दारिया ने एक नज़रनाम आंखों से आसमान की तरफ देखा और उन लोगों के करीब आते ही दूसरी समझ से दौड़ लगा दी थी। दारिया भागकर बहुत दूर निकल आई थी। लड़खड़ाते कदमों से शाह विला पहुँची थी। आर्यन अब्दुल्ला, आखिर एक बार फिर ये कुदरत मुझे तुम तक ले ही आई है। गार्ड दारिया को देखकर फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। बेगम साहिबा, आप? कमाल खान शाह विला का काफ़ी पुराना मुलाजिम था, इसीलिए दारिया को देखते ही पहचान गया था। आप इस हाल में? कमाल खान फटी फटी नज़रों से दानिया की उजड़ी हालत देख रहा था। कमाल खान, गेट खोलो। दारिया ने दर्द से आंखें मीचते हुए धीमी आवाज़ में कहा था। उसके लिए मज़ीद खड़ा रहना मुहाल हो रहा था। जी बेगम साहिबा। कमाल खान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। दारिया खुद को संभालती अंदर की तरफ बढ़ी। मैं आर्यन साहब को बुलाकर लाता हूँ। कमाल खान आगे बढ़कर घर का अंदरूनी दरवाज़ा खोलते हुए तेज़ी से भागा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ा।
इतनी ज़ोर से दरवाजे की दस्तक पर आर्यन फ़ौरन कमरे से बाहर आया था। कमाल खान, आधी रात को कौन सा तूफान आ गया है जो कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहे हो? आर्यन शायद अब तक सोया नहीं था। उसकी लाल अंगारा होती आंखें चीख चीख कर गवाही दे रही थीं कि वो बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। साहब जी, नीचे बेगम साहिबा आई हैं, कमाल खान तेज़ी से बोला था। कमाल खान, कहीं आधी रात को नशा तो नहीं कर लिया है तुमने? खुदा की कसम साहब जी, वो बेगम साहिबा ही हैं। आर्यन बेयकीनी से नीचे की तरफ भागा। इससे पहले आर्यन खाली हॉल देखकर कुछ कहता, दारिया की आवाज़ उसके वहीं साकत कर दिया था। आर्यन, दारिया तकलीफ़ की शिद्दत से आर्यन को पुकारती घर के अंदर दाखिल हुई। अपनी मतई जान को इस हाल में देखकर आर्यन को तो अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। इससे पहले आर्यन भागकर दारिया को थामता, वहीं ज़मीन पर गिर गई थी वो। दारिया, पूरा शाहविला आर्यन की आवाज़ से गूंज उठा था। मैं कहाँ हूँ? दारिया होश में आते ही इधर उधर देखकर बोली थी। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? दारिया ने अपने हाथों को रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश की। सुनो, ज़्यादा शोर मत मचाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो लाए क्यों हो यहाँ? दारिया चिल्लाई थी। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल किडनैपर हूँ। सामने कुर्सी पर बैठा नौजवान अपना तारुफ करवाते हुए बोला था। शक्ल से वो 19-20 साल का लड़का लग रहा था। भूरी आंखें, हल्की गंदमी सफ़ेद रंगत। देखो प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा निकाह है आज रात। यार, निकाह के लिए ही तो अगवा किया है तुम्हें। क्या मतलब है? दारिया सवाली नज़र से उसे देखते हुए बोली थी। कोई मतलब नहीं, और तुम खामोशी से यहाँ बैठी रहो। अफ़ान ने उसके मुंह पर टेप लगा दी और ख़ुद कमरे से बाहर चला गया। शाम के 7 बज रहे थे जब अफ़ान कमरे में आया तो दारिया सिसकियों से रो रही थी। अफ़ान के दिल को कुछ हुआ उसे यूँ रोते देखकर। अरे यार, रो क्यों रही हो? अफ़ान ने आगे बढ़कर उसके मुँह से टेप उतार दी थी। निकाह है मेरा आज। क्या इज़्ज़त रह जाएगी मेरी और मेरे माँ बाप की? तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी, खुदा का वास्ता है जाने तो मुझे। बहन के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, अफ़ान चेहरे पर मायूसी लाते हुए बोला था। दारिया की सवालिया नज़रें खुद पर देखकर वो खुद ही बोल पड़ा। मेरी बहन अस्पताल में है, उसके दिल में सुराख है। डॉक्टर ने कहा है अगर चंद दिन में हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया तो वो मर जाएगी। बचपन से अपनी गुड़िया को तकलीफ़ में देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। अपनों ने भी मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं क्या? दारिया ने अफसरदगी से पूछा था। मेरे वालिद एक स्कूल में चपरासी का काम करते हैं और मेरी माँ लोगों के घर झाड़ू पोछा करती है। हमारी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से होती है तो मैं अपनी बहन का इलाज कैसे करवाऊँ? तो तुम कोई काम क्यों नहीं करती? बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उसका भी कुछ खर्चा मेरे पुराने उस्ताद देते हैं। बहुत कोशिश की कि मैं कोई मुलाजमत मिल जाए, मगर मुलाजमत मिलती भी है तो इससे इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूँ। मुझे अगवा क्यों किया है? कुछ दिन पहले मैं एक कंपनी में मुलाजमत की तलाश में गया था। मैंने वहाँ के बॉस को कहा मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो उस जलील इंसान ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक रात के लिए अगवा कर लूँ तो वो मुझे मुलाजमत भी देगा और मेरी बहन की इलाज का सारा खर्च भी उठाएगा। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दो मुझे। अफ़ान उसके हाथ पाँव खोलते हुए बोला था। मैं मज़ीद अपने ज़मीर की आवाज़ का गला नहीं घोट सकता। अगर अल्लाह ने मेरी बहन के नसीब में ज़िंदगी लिखी हुई है तो वो बच जाएगी। दारिया ने नम आँखों से उसे देखा था। एक सवाल बस। हाँ पूछो। मुझे अगवा करने के लिए किसने कहा था? जिससे आज तुम्हारा निकाह है। हाशिर हमदानी नाम है उसका। बोल रहा था उस लड़की को उसकी औकात दिखाएगा। शायद तुमने उसको कोई प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था। दारिया ने गुस्से और ज़ब्त से अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं। उसने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुम्हें अगवा करवाया है। आज ये तो मालूम हो गया कि इस बुराई की दुनिया में अच्छाई आज भी ज़िंदा है। तुमने बहुत बुरा किया है मुझे अगवा करके, मगर मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि शायद तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। दारिया ने बोलती हुई अपने गले से सोने की चैन और कानों से झुमके उतारकर सामने मेज़ पर रख दिए। शायद इससे तुम्हारी बहन की कोई मदद हो जाए। रहते कहाँ हो तुम? दारिया ने फिर सवाल किया था। इस मकान के बाद ग्राउंड है, उससे आगे के मोहल्ले में रहता हूँ। अफ़ान ने शर्मिंदगी से नज़रें नहीं उठाई थी। तुम्हारी बहन बहुत खुशनसीब है जो उसे इतना अच्छा भाई मिला है। काश कि मेरा भी कोई भाई होता तो इस गली से इंसान के बुरे इरादे पहचान लेता। दारिया यही कहते हुए बाहर चली गई थी। आर्यन अस्पताल में दारिया के बेड के साथ ही कुर्सी पर बैठा था जब नीम बेहोशी में लेटी दारिया की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी थी। तुम्हारी मोहब्बत हर बार मुझे तुम तक पहुँचा ही देती है आर्यन। दारिया की आंखों से आंसू टूटकर उसके रुखसारों पर बहे तो आर्यन ने फ़ौरन ही उन्हें अपनी उंगलियों के पोरे से चुन लिया था। मेरी जान, आज के बाद एक आंसू नहीं आने दूंगा मैं इन आँखों में। आर्यन ने उसकी पेशानी पर लब रखते हुए मोहब्बत से सरगोशी की थी। चश्मे फरिश्ता, एंजेलाइज, वाओ ये अरबी, और इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपने प्यार की मोहर साबित की थी। देख लें भाई साहब, आपका मुंह काला करके भाग ही गई है आपकी बेटी। समरीन बेगम माहौल गर्म देखकर मज़ीद आग लगा रही थी।
खुदा जाने कहाँ रंग रैलियाँ मनाती फिर रही होगी। कहा भी था यूनिवर्सिटी ना भेजें, बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना है, घर रखो, कोई इज्जत तुम्हें तमीज़ सिखाओ उसे। जहांगीर साहब कब से सबकी चली कटी सुन रहे थे। निकाह के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे। जब समरीन बेगम पार्लर वाली का कॉल पर बात सुनकर चिल्लाती हुई आई थी, खुदा गारत करे इस लड़की को। भाई साहब, आपकी बेटी तो पार्लर पहुँची ही नहीं है। समरीन बेगम ने सबके सर पर बम गिराया था। दारिया कहाँ है शाहीन बेगम? जहांगीर साहब दहाड़े थे। वो यूनिवर्सिटी गई थी। शाहीन बेगम डरते डरते मनमिनाइन थी। किसकी इजाज़त से गई थी? मेरी इजाज़त से। जहांगीर साहब का हाथ हवा में ही रुक गया था। तुम जैसी माओ की शय पर ही बेटियां घर वालों का मुंह काला कर देती हैं। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? जहांगीर साहब, खुदा का वास्ता है मेरी बेटी को ढूंढें। अल्लाह जाने वो किस हाल में होगी। वो भाग नहीं सकती। इससे पहले कि शाहीन बेगम कुछ और बोलती, समरीन बेगम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। जी जी भाभी, आपकी पारसा बेटी की तो करतूत तो हम सब देख ही रहे हैं। फ़ोन करो उसकी सहेली को, पता करो कि किस यार के साथ भाग गई है वो। जहांगीर साहब कहते हुए सोफे पर बैठ गए थे। मैं अभी अमाया को कॉल करती हूँ। शाहीन बेगम बौखलाहट में भागती हुई कमरे से मोबाइल लेने आई थी। आंटी, क्या हुआ? दारिया कहाँ है? शाहीन बेगम की बात सुनकर अमाया परेशान हो गई थी। नहीं आंटी, मैं बता रही हूँ, वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी आज, बल्कि मैं तो खुद भी निकाह पर आने की तैयारी कर रही हूँ। अल्लाह जाने कहाँ गई मेरी बच्ची। शाहीन बेगम ने रोते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। भाई भाई, अमाया फ़ोन बंद होते ही भागते हुए आर्यन के कमरे की तरफ गई थी। जब इतनी बार दरवाज़ा बजने पर भी आर्यन ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अमाया खुद ही दरवाज़ा खोलती हुई कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमाया ने लाइट जलाई तो आर्यन बेड पर औंधे मुँह सो रहा था। भाई उठें। काफ़ी देर से जगाने के बाद भी जब आर्यन नहीं उठा तो अमाया ने परेशान होकर खानम को आवाज़ दी। खानम अमाया की आवाज़ सुनकर जल्दी से भागती हुई आर्यन के कमरे में आई। खानम को देखते ही अमाया रोहानसी होते हुए बोली थी, भाई नहीं उठ रहे हैं। खानम की आवाज़ भी आर्यन न उठा तो उन्होंने बेड के साइड पर टेबल पर रखे जग से पानी की छींटें आर्यन के चेहरे पर मारी तो आर्यन कुछ होश में आया था। दारिया। आर्यन ने बेहोशी में भी दारिया का नाम ही पुकार रहा था। अमाया और आर्यन के मुंह से दारिया का नाम सुनकर शॉक्ड थी। भाई, दारिया गुम हो गई है कहीं, उसके घर में क़यामत टूटी हुई है, चलें जल्दी। दारिया का नाम सुनते ही आर्यन झटके से सीधा होकर बैठ गया था। क्या मतलब? कहाँ गुम हो गई है? क्या मतलब है गुम हो गई है? आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस वक्त उसका दिमाग नशीली दवाइयों के असीर में था। वो कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ है वो। आर्यन बेड के साइड टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाकर बाहर की तरफ भागा था। भाई प्लीज़ आहिस्ता गाड़ी चलाएं, आप ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। आर्यन अभी पूरी तरह नशे के असर से बाहर नहीं आया था। मामा। दारिया घर आते ही रोने लगी थी। कहाँ थी तुम? जहांगीर साहब ने बाजू से खींचकर उसे अपने सामने किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था। आर्यन और अमाया भी अभी ही वहाँ पहुँचे थे। ये सारा मंजर उनसे छुपा नहीं था। आर्यन का तो खून खौल उठा था। अगर आपकी बेटी ने निकाह नहीं करना था तो बता ही देती। निकाह से भागने की क्या ज़रूरत थी? हाशिर कमाल की अदाकारी करते हुए बोला था। पूछे अपनी बेटी से भागकर कहाँ गई थी और क्या गुल खुलाकर आई है। हाशिर जहर उगल रहा था और सब खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। तुम्हारी अपनी इज्जत तो है नहीं, हमारी ही इज्जत का कुछ लिहाज कर लेती। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। इससे पहले हाशिर कुछ और बोलता, उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ था और वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर जा गिरा। खबरदार, एक लफ्ज़ भी अगर किसी ने दारिया के बारे में कहा तो मैं उसे यहीं उसकी कब्र खोद दूँगा। आर्यन गुस्से से चिल्लाया था। ओह, तो तुम हो इस लड़की के आशिक। समरीन बेगम बोलती हुई आगे बढ़ी थी। देख लें भाई साहब, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बेगैरतियाँ हो रही हैं। लड़की घर से भाग जाती है और उसका आशिक आकर सबको मारने की धमकियाँ दे रहा है। दारिया ने आंखों से उबलते आंसू को जब्त करने की नाकाम कोशिश की। बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अगवा किया था किसी ने, यकीन करें मेरा। दारिया जहांगीर साहब के कदमों में गिरते हुए बोली थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तुम जैसी बेटी होने से बेहतर था मैं बे औलाद ही रहता। शायद इसी बेइज्जती के डर से लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और कुछ लोगों तो उनको पैदा होते ही मार देते हैं। काश मैं भी तुम्हारा गला दबा देता तो आज मेरा इतने सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में न मिलती। अरे लड़के, अपनी माशूका से निकाह पढ़ो और इसको लेके दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जहांगीर साहब अपनी बात पूरी करते हुए बाहर निकल गए थे। दारिया वहीं रोती बिलखती रह गई। अमाया ने आगे बढ़कर दारिया को गले लगा लिया। चुप कर जाओ मेरी जान। अमाया, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर जिनकी अकल पर ताले पड़ गए हैं उनको कैसे समझाएं हम? आर्यन खामोश खड़ा अपनी मोहब्बत को सिसकते हुए देख रहा था।
आधे घंटे बाद ही मौलवी साहब को बुलवाकर आर्यन और दारिया का निकाह पढ़ाया गया था। आर्यन ने जल्दी में हारिस को मौलवी और गवाह का इंतज़ाम करने का कहा था। निकाह हो चुका था, सब खामोश थे। आर्यन ने दारिया के सामने हाथ किया, चलो अपने घर। दारिया ने नम आंखों से देखा था। आर्यन के अल्फाज आज भी उसके दिल पर लगे थे, अपने घर। उसने ज़ेरे लब दोहराया, ले जाओ इसे और आज के बाद इसे घर की दहलीज पर कदम भी मत रखना, बेगैरत लड़की। जहांगीर साहब अपनी ज़बान के नश्तर अपने तक महदूद रखें। अब ये मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आर्यन दारिया का हाथ थामकर उसे घर से बाहर ले आया था। सारा रास्ता वो तीनों ही खामोश थे। आर्यन खामोशी से गाड़ी चला रहा था। दारिया और अमाया भी खामोशी बैठी थीं। गाड़ी घर के पोर्च में रुककर आर्यन ने बाहर निकलते ही दारिया की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने हाथ फैलाया। दारिया को भी इस वक्त किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, तो उसने बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम लिया था। कैसे न थामती उसका हाथ, वही तो था उसका मुहाफिज जो उस बेइज्जती से बचाकर इज्जत की चादर ओढ़ाकर लाया था। दारिया को होश में आए काफ़ी वक्त हो गया था, मगर उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। आर्यन ने भी उससे खामोश देखकर कुछ नहीं पूछा था। आर्यन दारिया को हॉस्पिटल से घर ले आया था। दारिया ने कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो वो कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे 5 साल पहले था। दारिया जब से हॉस्पिटल से आई थी, खानम उसके साथ साथ ही थी। आज उसे अस्पताल से आए हुए दूसरा दिन था जब अमाया अपने बेटे को लेकर उससे मिलने आई। दारिया को अमाया का 2 साला बेटा अलमीर बहुत क्यूट लगा था, नन्हा मासूम शहजादा। 3 साल पहले ही अमाया और हारिस की शादी हुई थी। अमाया काफ़ी देर से दारिया को इधर उधर की बातें बता रही थी और दारिया धीमे से मुस्कुराहट से उसकी बातें सुन रही थी। वो कहाँ हैं? दारिया धीमी आवाज़ में बोली थी। भाई बाहर हॉल में हारिस के साथ बैठे हैं। दारिया इतना पूछकर खामोश हो गई। कुछ देर और बैठने के बाद अमाया अलमीर को लेकर चली गई। दारिया खामोशी से दीवार पर लगी अपनी और आर्यन के तस्वीरों को देखती रही, जिसमें आर्यन गुलाब लेकर घुटनों के बल दारिया के सामने बैठा था। दारिया ने आंखें मूंद लीं। आर्यन वो एक साल मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे खूबसूरत साल था। दारिया आंखें बंद करके बैकग्राउंड से टेक लगाकर लेटी हुई थी। जब उसे अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई, दारिया ने आंखें खोली मगर अपना हाथ इस गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवाया था। आर्यन, दारिया ने नम आवाज़ में पुकारा था। जी आर्यन की जान। आर्यन ने उसके पास बैठकर मोहब्बत से जवाब दिया। क्यों छोड़कर गए थे आप मुझे यहाँ अकेला? दारिया की आंखों ने आंसू टूटकर उसके रुखसारों पर बह निकला। आर्यन ने आज उसके आंसू नहीं रोके थे। वो चाहता था दारिया अपने अंदर का गुबार निकाल ले। जो इतनी नफ़रत उसके अंदर भर गई है वो बस बाहर निकाल दे। जब मैं 2 दिन तक सड़कों पर पागलों की तरह फिर रही थी, बिल्कुल बेयारो मददगार, ना जाने कौन सा शहर था, कहाँ थी मैं? आपने तो कहा था आपके होते हुए मुझे गर्म हवा भी नहीं छू पाएगी, तो मैं जहन्नम में कैसे जा गिरी? आप क्यों नहीं मुझे ढूंढ सके? मुझ तक पहुँचने में आपको 5 साल लग गए, क्यों? दारिया चिल्लाई थी। जब्त के बावजूद आर्यन के आंसू आंखों से बह निकले थे। आर्यन, ये थी आपकी मोहब्बत कि मैं इन बदनाम गलियों में रुलती रही और आपको इल्म भी ना हुआ? दारिया रोते हुए आर्यन के सीने से ही लग गई थी, तो आर्यन ने भी उसे अपने हिसार में ले लिया। दारिया मेरी जान, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं हर रात तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, और जब मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने मेरी बीवी को कोटे पर नाचते हुए देखा है, मेरी रूह तक छलनी हो गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था इस दुनिया को आग लगा दूँ और अपनी दारिया को अपनी बाहों में छुपा लूँ, मगर मैं जब तक तुम तक पहुँचा तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी नज़रों की वो बेगानगी, वो नफ़रत भरा लहजा लम्हा लम्हा मुझे मज़ीद अज़ियत दे रहा था। आर्यन दारिया को अपनी बाहों के हिसार में लिए उससे दूर ही में गुजरे 5 साल की तकलीफ़ सुना रहा था। आर्यन बोल रहा था जब उसके कानों में दारिया की आवाज़ आ पड़ी। अना अहबक आयज़ा, मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। आज पहली बार दारिया ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आर्यन ने बेयकीनी से देखते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रखते हुए और उसे दोबारा अपने हिसार में ले लिया था। आज इतने साल बाद उन दोनों की मोहब्बत करने वालों की आजमाइश तमाम हुई थी, या शायद अभी कुदरत ने कुछ और भी खेल खेलने थे। कुछ साल बाद। मलकाए कल्बे मन, क्वीन ऑफ माई हार्ट, कहाँ हैं आप? आर्यन सुबह सुबह दारिया को कमरे में ना देखकर उस आवाज़ देता हुआ बच्चों के कमरे में आया था, जहाँ दारिया दोनों बच्चों के दरमियान बैठी हुई थी। हारिब और आयत दोनों दारिया की गोद में और सर रख कर लेटे हुए थे। मामा जान, ये वाली नहीं वो वाली कहानी सुनाइए। हारिब किसी कहानी की फरमाइश कर रहा था जब आर्यन 2 साला अयान को अपनी गोद में उठाए कमरे में आया। मतलब हद ही हो गई है बीवी जी, मेरा तो कोई हक ही नहीं रहा अपनी बीवी पर। हर वक्त तीनों औलादें कब्जा करके रखती हैं मेरी बीवी पर। बाबा, योर वाइफ इज़ आवर मॉम ऑल्सो। हारिब दारिया की गोद में सर रखकर लेटते हुए बोला था। बट फर्स्टली शी इज़ माई वाइफ। आर्यन ने आगे बढ़कर अपने बेटे को सर पर चपत लगाई थी और दारिया की पेशानी पर बोसा दिया था। बाबा जानी। आयत दारिया की गोद से उठकर आर्यन से लिपट गई थी।
जी बाबा जानी की जान। आर्यन ने अयान दारिया को पकड़ाकर आयत को अपने गले लगाया था। एंड वेयर इज़ माई स्पेस? हैरी बेड पर खड़े होते हुए अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोला था। माई प्रिंस, योर स्पेस इन माई हार्ट। आर्यन ने उसे भी अपने साथ लगाते हुए कहा था। डोंट लाई बाबा, यू ऑलवेज टोल्ड दैट मॉम इज़ द क्वीन ऑफ योर हार्ट। हैरी अपनी सुरमई आंखें छोटी करके मुंह फुलाते हुए बोला था। सो वॉट, यू आर द प्रिंस ऑफ माई हार्ट। आर्यन ने उसके नाक दबाते हुए कहा था। ओह। हैरी अपनी गोल मटोल आंखें घुमाता हुआ मुस्कुराकर आर्यन के गले लग गया। दारिया ने मोहब्बत से अपनी छोटी सी दुनिया को देखा था जो बहुत खूबसूरत थी और दिल ही दिल में बोली थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दारिया, आज बच्चों को खाना हम देख लेंगी, तुम शाम को तैयार रहना, आंटी याद कर रही हैं तुम्हें। आर्यन वॉशरूम से निकलते हुए तौलिए से बाल साफ करते हुए बोला था। क्यों बार बार मुझे इस घर में लेकर जाते हैं? मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। मगर दारिया, माँ बाप हैं वो तुम्हारे, और जब से अंकल बीमार रहने लगे हैं आंटी बहुत याद करती हैं तुम्हें। वो तो बच्चों से भी मिलना चाहती हैं, मगर तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं बच्चों को वहाँ नहीं लेकर जाता। हानिया से बात हो गई क्या तुम्हारी? आर्यन ने उसे याद आने पर पूछा था। रात बात हुई थी, दानिन यहाँ आने की बहुत ज़िद कर रही है, तो अफ़ान भाई कह रहे थे कि इस महीने के आखिर में पाकिस्तान आएंगे इंशाअल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। दारिया के इसरार पर आर्यन ने 10 साल पहले ही हानिया को ढूंढ लिया था। जब दारिया हानिया से मिली तो वो बहुत खुश हुई थी कि अफ़ान ने हानिया से निकाह कर लिया है, मगर इतने सालों में आर्यन के बहुत इसरार पर भी आज तक दारिया ने नहीं बताया था कि उसे अगवा किसने किया था, और ना ही ये बताया था कि किसने अगवा करवाया था। वो बस माजी को भुला देना चाहती थी, या शायद माजी का कोई असर अपने मुस्तकबिल पर नहीं चाहती थी। दारिया के मना करने के बावजूद दारिया के मना करने की वजह से अफ़ान ने भी माजी का राज को अपने सीने में ही दफन कर दिया था। मामा, बाबा कैसे हैं? दारिया ने माँ से मिलते हुए पूछा था। बेटा, वो भी ठीक हैं। कुछ साल पहले जहांगीर साहब का कार का बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद वो अपनी दोनों टांगों से माजूर हो गए। तुम मिलोगी नहीं अपने बाप से? शाहीन बेगम ने उम्मीद भरी नज़रों से दारिया को देखा था। नहीं मामा, दारिया ने साफ मना कर दिया। बेटा, बाबा हैं वो तुम्हारे? मॉम, आप बताएं, क्या बाप ऐसे होते हैं? दारिया के सवाल पर शाहीन बेगम खामोश हो गई थी। मामा, बस मैं आपसे मिलने आई थी, अब चलती हूँ। बेटा, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। आर्यन जो अब तक खामोश खड़ा था शाहीन बेगम के इसरार पर बोल पड़ा। दारिया, कुछ देर बैठ जाओ, फिर चलते हैं। वो बैठे ही थे कि हाशिर घर में दाखिल हुआ था। दारिया को देखकर वो उसकी तरफ आ गया। खुश हो न तुम? हाशिर तंज करते हुए बोला था। दारिया ने सवाली नज़र से उसे देखा। ताईजान ने बता तो दिया होगा तुम्हें कि मेरी बेटी अस्पताल में है, और क्यों है ये भी बता दिया होगा। दारिया ने सवाली नज़र से शाहीन बेगम को देखा था। हाशिर की किसी दुश्मन ने सुंबल को अगवा कर लिया था और उसे नशे के इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। शाहीन बेगम ने आंखों के किनारों से नमी साफ़ करते हुए बताया था। सुंदुस कैसी है? दारिया ने शाहीन बेगम की बात सुनकर फ़ौरन पूछा था। कैसी होगी बेटा, वो आखिर माँ है वो। सुंदुस दारिया की चीख चचाजाद बहन थी जिसकी शादी हाशिर से हुई थी। हाशिर की आवाज़ सुनकर सुंदुस कमरे से दौड़ती हुई आई थी। मेरी बेटी कैसी है? सुंदुस का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर कह रही हैं कि बस दुआ करें, हाशिर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा था। सुंबुल, मेरी बेटी। सुंदुस वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी चली गई थी। मेरी बच्ची, सब्र रखो, समरीन बेगम ने अपनी बेटी को सहारा दिया था। दारिया, माफ़ कर दो मुझे। हाशिर ने दारिया के सामने घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़े थे। सब पटी पटी आंखों से उसे देख रहे थे। अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया है ना, तो माफ़ कर दो मुझे अब। इंतकाम? कैसा इंतकाम? मेरी इज़्ज़त पर खौफ तुमने लगाया था, मुझ पर बहुतान तुमने लगाया, मुझे अपने बदनाम गलियों में धकेलने वाले भी तुम ही थे। जुल्म व सितम तुमने मुझ पर किए, अब इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने इंतकाम लिया है। दारिया ख़ुद पर ज़ब्त रखते हुए बोली थी। दारिया, माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है माफ़ कर दो। मेरी बेटी बहुत मासूम है, वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, बहुत दर्द में है वो। हाशिर रोते हुए बोला था। आखिर औलाद तो बड़े से बड़े बादशाह को झुकने पर मजबूर कर ही देती है, और वो तो फिर एक आम इंसान था जो अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था। माफ़ी? किस गुनाह की माफ़ी? दारिया अनजान बनते हुए बोली थी। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने निकाह के दिन तुम्हें अगवा करवाया था। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही करना था। मैं तुम्हें तोड़ना चाहता था। तुम्हारी खुद एतमादी मुझे तीर की तरह चुभती थी। तुमने सबके सामने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देता हूँ। माफ़ कर दो, माफ़ी कर दो मुझे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दारिया ने सुकून का सांस लेते हुए कहा था। मैंने कहा था ना, उस दिन तक तुम इंतज़ार करोगी जब तक मेरे रब का इंसाफ नहीं होता। देखो, आज मेरा ईमान, मेरा यकीन तुम्हारी शैतानियत पूरी पर हावी आ गया है। मेरे रब ने तुम्हारी रस्सी जितनी दराज की थी आज खींच ही ली।
मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया था। मेरा तुमसे तुम्हारे गुनाह की माफ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्र करो तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले किया था। मेरे इख्तियार में होता तो यकीन करो कि हर लम्हा की मौत देती मैं तुम्हें, तुम्हारी हर सांस को तुम पर अजाब बना देती। दारिया, इतनी बद्दुआएं दी हैं तुमने कि एक और बद्दुआ दे दो कि मैं मर जाऊं। इस तकलीफ़ से मुझे सांस नहीं आती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दारिया ने सुकून की सांस ली थी। मुझे नहीं पता मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, मगर ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो ज़िंदगी तुम अब गुजारोगे अपनी हर सांस पर मौत मांगोगे। मुबारक हो। मौत से बदतर ज़िंदगी के लिए हर गुनाह की माफ़ी नहीं मिला करती हाशिर हमदानी। मैं इंसान हूँ, मेरा दिल इतना वसी नहीं है कि अपनी आंखों से बहते आंसू, अपनी तकलीफ़ में गुजरे लम्हे, अज़ियत से भरी हुई गहरी रातों का खौफ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुमने मेरी खुशहाल ज़िंदगी में आग लगा दी। मैंने अपने हक़ से ज़्यादा नहीं मांगा, मुझे इंसाफ चाहिए था। जिस दिन तुम्हारे दिल को सुकून आ जाए समझ लेना कि तुम्हें माफ़ी मिल गई है। मेरी तुम्हारी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह उसको सेहत दे। वो बेचारी तो अपने बाप के गुनाह का कफ़ारा अदा कर रही है। दारिया अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी। उसकी नज़र सामने कमरे के दरवाजे के साथ व्हील चेयर पर बैठे अपने बाप पर पड़ी तो जहांगीर साहब ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए थे। बाबा, मत मांगे माफ़ी, मैंने माफ़ कर दिया है आपको, मगर अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी दुनिया सिर्फ मेरा शौहर और मेरे बच्चे ही हैं। अल्लाह ने अगर मुझे घर से निकाले जाने की आजमाइश दी थी तो आर्यन को मेरे हक़ में लिखकर मेरे हर दर्द पर मरहम भी रख दिया है। आर्यन, चले यहाँ से। दारिया उनका हाथ थाम कर घर से बाहर चली गई थी। सारा रास्ता आर्यन खामोश रहा, मगर दारिया जानती थी कि वो क्या सवाल करना चाहता है। दारिया बाहर लॉन में कुर्सी से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। सारा माजी किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आर्यन एक हफ्ते के लिए किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जा रहा था। वो तो दारिया को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर इसकी यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स थे तो वो नहीं जा सकी। आर्यन के जाते ही हाशिर ने दारिया को तंग करना शुरू कर दिया था। वो रोज़ यूनिवर्सिटी पहुंच जाता। ये दारिया को बार बार नए नंबर से कॉल करता था। एक दिन दारिया ने तंग आकर उसकी कॉल उठा ली। जी बोलिए। दारिया तल्खी से बोली थी, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे सिर्फ एक बार तुमसे मिलना है। हाशिर बेचैनी से बोला था, एक बार तुमसे मिलने आई थी तो मेरी इज़्ज़त के जनाजे निकल गए थे। दारिया गुस्से से चिल्लाई थी, क्या चाहते हो तुम? आइंदा मेरा पीछा मत करना। आर्यन को पता चल गया तो तुम्हें दफनाने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। दारिया ने अपनी बात पूरी करके फ़ोन बंद कर दिया था। दारिया, तुम अब मेरी ज़िद बन चुकी हो। अब तुम देखोगी कि हाशिर हमदानी अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। दारिया अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाहर ड्राइवर का वेट कर रही थी। जब काफ़ी देर तक ड्राइवर नहीं आया तो दारिया खुद रोड पर चलने लगी। यूनिवर्सिटी के आगे की रोड आज एहतजाज की वजह से ब्लॉक थी तो दारिया पिछली गली से निकल आई। अभी दारिया कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी जब किसी ने उसके चेहरे पर रुमाल रखा। दारिया अंदर तक कांप गई थी। या अल्लाह रहम, दारिया ने दिल ही दिल में अपने रब को पुकारा था। दारिया को होश आया तो वो किसी खाली कमरे में आई थी और हाशिर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। जलील इंसान। दारिया को उसको देखकर चिल्लाई थी, दारिया, तुमसे बदला तो लेकर सिर्फ मेरी अना को तस्कीन मिली थी, मगर इस दिल का क्या करें जिसे दारिया की मोहब्बत चाहिए। हाशिर उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला था, दूर रहो मुझसे जाहिल इंसान। दारिया ने हाशिर को धक्का देकर खुद से दूर किया था। आखिर उस आर्यन अब्दुल्ला में ऐसा क्या है? मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाशिर जुनूनी होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा था तो दारिया ने सामने मेज़ पर रखा पानी का जग दीवार पर मारकर तोड़ा और ये शीशा अपने हाथ में उठा लिया। हाशिर, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें मार दूँगी आज और ख़ुद को भी ख़त्म कर दूँगी। जहन्नम बना दी है तुमने मेरी ज़िंदगी। दारिया रोते हुए गुस्से से चिल्लाई थी, मैं तो तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, आर्यन को छोड़ दो और मुझसे निकाह कर लो। मैं भी सुंदुस को तलाक दे दूँगा। हाशिर इस वक्त कोई पागल जुनूनी इंसान लग रहा था। हाशिर, तुम्हें मालूम है कि मैं और आर्यन में क्या फ़र्क है? उसने अपनी चाहत को हासिल नहीं किया, मेरी चाहत को जीता है। मेरे दिल को मनाया है कि वो उससे मोहब्बत करे। मेरी हर सांस पर उसके इश्क की मोहर साबित है। उसने मुझसे मेरी रूह से मोहब्बत की है। मेरा तो मोहब्बत और इंसानियत से यकीन ही उठ गया था, मगर उसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत तो एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। किसी को चाहने और पसंद करने में बहुत फ़र्क होता है। किसी से प्यार करने और मोहब्बत करने में बहुत फ़र्क होता है। प्यार तो किसी भी प्यारी चीज़ से हो सकता है, मगर मोहब्बत सिर्फ़ एक से होती है। प्यार बदला मांगता है, मगर मोहब्बत तो वो है जिसमें कोई हासिल व हुसूल नहीं होता। सिर्फ महबूब को शिद्दत से चाहा जाता है। उसकी खुशी आपको खुशी देती है, उसका सुकून आपको सुकून देता है और उसकी तकलीफ़ आपको कांच की तरह चुभती है। मोहब्बत के दरिया में बहता हुआ इंसान कब इश्क के समंदर में उतर जाता है, इससे ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता है।
मुझे ये तो मालूम नहीं है कि मेरी मोहब्बत इश्क के मुकाम तक पहुंची है या नहीं, मगर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उसने मुझे अपने इश्क के समंदर का हिस्सा बना लिया है और मैं सारी ज़िंदगी उसी इश्क के समंदर का हिस्सा बनी रहना चाहती हूँ। उसकी मोहब्बत बहुत खालिस है। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मुझे इतनी पाकीज़ा मोहब्बत मिलेगी। मुझे लगा था कि मर्द की मोहब्बत सिर्फ़ औरत के जिस्म, उसकी खूबसूरती की हवस होती है। मर्द मोहब्बत में सिर्फ़ अपने दिल की छूने वाली औरत को ही हासिल करना चाहता है, इस पर अपने नाम की मोहर सब्त करना चाहता है। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मर्द की हकीकी मोहब्बत तो औरत की इज़्ज़त करना है, उसके दिल को अपनी चाहत से जीतना है। और मालूम है, आर्यन ने तो मेरी इज़्ज़त की खातिर अपनी मोहब्बत तक को फरामोश कर दिया था। उससे उसका मुकाम मेरे दिल में और मज़ीद बुलंद हो गया। आर्यन, आर्यन, आर्यन। हाशिर गुस्से में चिल्लाता हुआ दारिया की तरफ बढ़ा था। जब दारिया ने अपने हाथ में पकड़ा शीशे का टुकड़ा हाशिर के बाजू पर दे मारा और बाहर की तरफ भाग गई। हाशिर दर्द से कराहता हुआ वहीं ज़मीन पर गिर गया था। दारिया हाशिर के चुंगल से तो निकल आई थी, मगर पता नहीं वो कौन सा इलाका था, कौन सा शहर था। दारिया सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। रात का वक्त था जब दारिया एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकराई थी। उसे थोड़ी सी चोट लगी थी। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हुई थी जब गाड़ी से निकलते शब्बीर को गंदी नज़रों ने उसका तवाफ़ किया था। वो खामोशी से वहाँ से भाग निकली, मगर शब्बीर के आदमी ने उसका पीछा किया और उसे ढूंढ ही लिया। और फिर बेनज़ीर के कोटेक ने दारिया की ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। 5 साल वहाँ रहकर दारिया को दिल में सबस के लिए नफ़रत भर गई थी। बहुत बेहिस हो गई थी वो, मगर आर्यन की मोहब्बत ने एक बार फिर उसके बंजर होते हुए दिल को अपनी मोहब्बत से सैराब कर दिया था। अशकम, मेरी मोहब्बत। आर्यन ने दारिया को आंखें मूंद कर बैठे हुए देखा तो उसकी पेशानी पर अपने लब रखते हुए सरगोशी की थी। दारिया के लबों को दिल फरेब मुस्कुराहट ने छू लिया। आर्यन, क्या आप कोई सवाल नहीं करेंगे मुझसे? दारिया ने उलझते हुए आर्यन को देखा था तो आर्यन उसके पास ही घुटनों के बल घास पर बैठ गया था। नहीं, आर्यन ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। मगर क्यों? क्योंकि अब कोई सवाल बाकी ही नहीं रहा। तुम मेरे पास हो, मेरी दारिया मेरे पास है। आर्यन ने दारिया का हाथ अपने हाथों में थामा था। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है, उसने हमें 3 औलादों से नवाजा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए रात की तारीकी में तशक्कुर भरी निगाह से आसमान की तरफ देखा था। आर्यन, मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है। जब ज़िंदगी बेमतलब लगे, तुम्हें लगे कि तुम पर हर रास्ता बंद हो गया है, तो ख़ुद को बेसुध छोड़ दो, अपने आप को वक्त के साथ बहने दो। वो कहते हैं ना, जिस तरह नदी में बहता पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, इसी तरह तुम खुद को भी वक्त के समंदर में बहने दो। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, इसका काम है चलते रहना, और वो चलता रहेगा। इस वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। या तो लम्हे के लिए आंखें बंद करो और सामने मौत होगी, या जब आंखें खोलोगे तो एक नई ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़र होगी। तुम्हें लगता है सब ख़त्म हो गया, मगर हकीकत में तो ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म होकर दूसरा नया बाब शुरू हो रहा होता है। ना मौत तुम्हारे मुंतज़र है और ना वक्त तुम्हारा मोहताज है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी ज़िंदगी की हर आजमाइश के बाद मुझे एक सच्चे इंसान की मोहब्बत मिली। आर्यन ने मुस्कुराते हुए दारिया की आंखों में देखा था। तो इश्क मन हस्ती, तुम मेरी मोहब्बत हो। दिस इज़ नॉवेल नेम, तो इश्क मन हस्ती। आर्यन ने मोहब्बत से अपनी चाहत का इजहार करते हुए दारिया को गोद में अपना सर रख दिया था। वह तो दुनिया मन हस्ती और आप मेरी दुनिया हैं। दारिया ने आर्यन के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए आर्यन के ही अंदाज में मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था। खुदारा शुक्र, आर्यन ने सुकून से आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में कहा था। ख़त्म शुद। उम्मीद है ये नावल आप सभी को पसंद आया होगा। वैसे ये कोठे की स्टोरी थी और काफ़ी सारा रिवेंज भी था और बहुत सारी हिदायत भी थी, और हीरो की अरेबिक तो मुझे बहुत ही शानदार लगी। अना अहबक। चलिए, आपको कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अब लाइक करना तो बनता ही है। मिलते हैं किसी और शॉर्ट नॉवल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।